करके दिखाना पड़ता है कि नहीं हम बातें नहीं कर रहे, वी वांट टू एक्चुअली डू समथिंग। हर साल सैकड़ों हाई पोटेंशियल यूथ है उसको आइडेंटिफाई करती है फ्यूचर टीम पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर इंटरव्यू मेरिट पे उनको सेलेक्ट करती है और उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करती है जहां वो जाता है। मैं जिसे सपोर्ट कर रहा हूं मैं उसको फरिश्ता बना देता हूं, दूसरे को मैं जमीन में गाड़ देता हूं। ऐसे नहीं होता। आपके साथ आपका मुल्क है, ठीक है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जिनका लाइफ का पर्पस अगर नहीं होता ना, वह जिस तरफ लेके चली गई, जहां पे अड़ा दिया, जिस टहनी पे अड़ा दिया, अड़ गए सारी उम्र, वहीं अड़े रहते हैं। रिटायर होकर कहीं से लाइफ गुजार लेंगे। उन्हें दिखाएंगे यार दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तानी यूथ, राइट। उम्मीदें टूट जाएंगी। 1200 बच्चा नहीं है, 1200 खानदान है। वो उम्मीदों का अगर आपको अल्लाह ताला ने सहारा बनाया, आपकी हैसियत क्या है, वो करने वाली तो जात वो है ना। आप यू कैन नॉट कंपेयर अ 20 years kid with a 30 or 32 years guy जिसने 12 साल में ऑब्वियसली बहुत कुछ अचीव किया होगा। बकरे को दबोचता है, कलाबाजियां खाता 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 अपने ऊपर वो दर्द बर्दाश्त करता है और नीचे तक आता है। अकेला लाइफ में मैं क्या चेंज ले आऊंगा, मैं कौन सा मुल्क चेंज कर लूंगा अकेला। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, he has very dynamic and vibrant personality. If you look at his career, he excel in a very short span of time. Currently, he's working in Fatma Fertilizer as senior executive engineer. साथ ही साथ में he has been very active on different youth conferences around the globe and has represented Pakistan on different international forums. Last but not the least, he happens to be a chairperson and founder of ECLO organization that provides quality education to underprivileged kids. Aqib Javed, thank you so much for being part of our show. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, माशाल्लाह आकिब भाई, आपने बड़ी कम अरसे के अंदर बड़ा कुछ अचीव कर लिया। आप फातिमा के अंदर एक काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद हो। आपने एक्लो चला रहे हो जो कि एक इदारा है जो कि बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर रहा है। तो इतना कुछ करने के लिए एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है अमंग ऑल द सक्सेसफुल पीपल, दे आर वेरी एम्बिशियस। तो आकिब जावेद क्या शुरू से एम्बिशियस था या फिर विद टाइम इसने ये डेवलप किया ट्रेट? वेल एक चीज़ तो आप में इनबिल्ट भी होती है, लेकिन इनबिल्ट के साथ साथ आपको ख़ुद पे अपनी ग्रूमिंग पे, डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत होती है। थ्रू आउट माई स्कूलिंग, थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन एम्बिशियस। उसके साथ मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू बी एन ऑल राउंडर, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स। मुझे था कि सिर्फ एकेडमिक्स पे काम नहीं करना, मुझे अपनी स्पोर्ट्स पे रहना है। मुझे जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर है, भले वो कोई मतलब आपके डिफरेंट इवेंट्स पे पार्टिसिपेशन हो, आपकी डिबेटिंग हो, आपकी हाउसेस हमारे डिफरेंट बने थे उनमें पार्टिसिपेशन हो, तो ऑब्वियसली एक वो एम्बिशन तो था जो कि मुझे एक ऑलराउंडर बनना है। तो बचपन से ग्रूमिंग इस तरह से होती रही। लकीली आई वाज इन अ वेरी गुड एकेडमिक, आई हैव अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। अच्छे स्कूल में थे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको साथ साथ ऑब्वियसली मिल रही होती हैं, लेकिन जस्ट अपॉर्चुनिटी मिलना डजंट मैटर, आपको उन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो बचपन से इस तरह से ख़ुद को ग्रूम करता रहा। इवन अभी तक इनफैक्ट आई ट्राई, हर दिन मेरा कुछ ना कुछ सीख हो, आपका लर्निंग कर्व कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो डेली बेसिस पे न्यू थे। तो कुछ ख्वाब थे बचपन में? हर इंसान होता है कि यार बड़े होकर मैंने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जिस तरह आप बता रहे हो कि आप डिबेटिंग भी कर रहे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहे थे, तो था कि इंजीनियरिंग मैंने करनी या फिर बस पेरेंट्स ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो और आगे आपने कर ली? अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना लकीली माय फैमिली उन्होंने मुझे इतनी लिबर्टी दी हुई थी टू डिसाइड फॉर मी व्हाट आई वांटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंजीनियरिंग शुरू से ही था पैशन कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग तो करनी है, लेकिन जस्ट इंजीनियरिंग नहीं करनी। कहीं ना कहीं आपके बचपन में आपके ना माइंड होता है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी, यूं इस बात पे चलना है। मेजर जो उसमें मेरा जो एम्बिशन था वो ये था कि मैं नेशनल लेवल पे कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकूं जो मेरे ना होने पे भी, मेरे बाद भी जो उसका एसेंस रहे। जो मैं आज जो करूं उसका कल भी ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ मेरी फैमिली के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए भी उसका कोई ना कोई एसेंस रहे कि कल को जब मैं अल्लाह ताला के हाँ जब मैं पहुंचूं, जब जाऊं, तो एटलीस्ट अल्लाह को ये कह सकूं खुदाया तेरी मखलूक के लिए कुछ करके आया हूं। इतनी अर्ली एज में ये थॉट आना, मेरे ख्याल से इवन आई एम 25 और 26 के करीब, तो अभी भी मैं चीज़ें जो भाग रहा हूँ, मेरा ये होता है कि अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, बस ज़िंदगी चले। उसके बाद जाके एज अ सोसाइटी हम कहते हैं कि यार उसके बाद जाके सोचेंगे बाकी के बारे में, व्हेन इट्स कम टू गिविंग। तो आपको इतनी अर्ली एज के अंदर ये चीज़ें डिफाइन होना, तो उसमें वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये वो चीज़ें? देखिए मैं आपको ना ये आपके ना आपका ब्रॉटअप किस तरह का है ये बहुत मैटर करता है। आपकी स्कूलिंग तो एक तरफ है, जो आपका घर में जिस तरह का ब्रॉटअप है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद साहब ने बचपन से ही, हमारे घर में कोई यतीम बच्चा आ जाता था, ठीक है, वालिद साहब उनको ले आते थे।
हमारे घर में जो हम पहनते थे, जो हम खाते थे, जो हमारी स्कूलिंग थी, वही उनकी भी होती थी। तकरीबन कोई 5 बच्चे मेरे वालिद साहब ने इस तरह से माशाल्लाह वो ग्रेजुएट होकर अपने अपने दिन उनके करियर्स हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी जीन में शामिल हो जाती है। आप अपने बड़ों को देखते हैं, आप वो चीज़ वो जो चीज़ आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्लो भी बनी है वो शायद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने वो जो मैं घर में देख रहा था उसको शायद मैंने थोड़ा सा स्केल उसका लार्ज स्केल पे मैं उसको ले जाने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ ये आपका जो है ना आपका ब्रॉटअप, ये बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह सोचने पे मजबूर करते हैं, ये राइट। सबसे दूसरी मेन चीज़ जो आपके लिए मैटर करती है वो है आप में इंसानियत होनी चाहिए। आप बच्चों में अगर तो आपके पेरेंट्स इंसानियत डाल देते हैं तो फिर यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। और ये एक्लो तो एक बहाना बना ना, इस तरह के बहुत से लोग, कई लोग बहुत इससे भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। और ये एक्लो आपने स्टार्ट कब किया था? बेसिकली पहले तो इस पे बात करते हैं कि एक्लो है क्या। एक्लो एक लाइफ लॉन्ग पैशन है, एक ज़िंदगी का मकसद है, एक ख्वाब है मेरे लिए बेसिकली कि एक ऐसा मुल्क के लिए स्ट्रगल करें जिसमें कोई भी बच्चा इस वजह से अपना स्कूल ना छोड़ के, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। स्टार्ट ऐसे हुआ, मैं एफएससी का स्टूडेंट था, हाईटेक में मैं पढ़ता था। तो एक दिन सुबह कॉलेज जा रहे थे, तो कुछ सर्दियों के दिन थे, फरवरी का, इंतहाई शदीद सर्दी थी। सुबह 7 बजे के टाइम हम कॉलेज जा रहे थे। तो सडनली हमारी बस ने ना एक जर्क के साथ रुकी। उसने एक सामने कोई छोटा बच्चा आ गया था, वो बेसिकली ने एक टायर को रोल डाउन करके एक सामने वर्कशॉप थी वहाँ पहुँचा रहा था। उस बच्चे को देखा तो लिटरली उस बच्चे ने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने हुए, कोई मतलब बस अपनी मजदूरी पे सुबह सुबह उस सर्दी में आया हुआ है। एक तरफ साथ मैं हूँ, मेरा छोटा भाई मेरे साथ बैठा है, मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, अपने भाई को देख रहा हूँ, ख़ुद को देख रहा हूँ। तो एक कंपैरिजन माइंड में डेवलप हुआ कि एक तरफ अल्लाह ताला ने मुझे, एक ऐसी फैमिली में हूँ मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रिविलेज है। मैं उस इलाके के हाईटेक इज़ वन ऑफ द प्रिविलेज स्कूल्स वहाँ पे, एक तो उसके सबसे महंगे स्कूल में मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरी सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं जो लग्जरी ऑफ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और सुबह सुबह वो घर पालने के लिए मजदूरी पे आया हुआ है। यहाँ से एक चीज़ माइंड में बैठ के मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ना अल्लाह ताला ने जब आपसे कोई काम लेना होता है ना, तो वो चीज़ आपकी, वो बात आपके ना दिल में घर कर जाती है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2012 की बात है, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो एक सोशल मीडिया, फेसबुक तब नया नया उसका क्रेज़ था, फेसबुक आया है तो तो हुआ ये कि एक जस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर के नाम से ना एक अवेयरनेस देने के लिए एक पेज स्टार्ट कर, और कुछ समझ ही नहीं तब, क्योंकि आपके एक्सपोजर लेवल बहुत लिमिटेड होता है छोटी उम्र में, समझिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो जब वहाँ से स्टार्ट लिया पेज, कुछ 6 महीने पेज चलाता रहा, तो लकीली आई गॉट इनटू जीआईके में 2000 मतलब अगस्त में मैं 2012 में। उस टाइम पेज का पर्पस ये था सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना कि यार ये लोग भी है कि वी नीड टू वर्क फॉर देम ना, तो ये चीज़ें थी असल में ना। अगेन एक्सपोजर तब इतना था नहीं ना, और आपके पास रिसोर्सेज थे नहीं, आपको पता ही नहीं था क्या करें, राइट। अच्छा, जब जीआईके गया, मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन कंट्री। जो वहाँ का जो सोसाइटीज़ कल्चर है वहाँ पे, मतलब सिर्फ आपको तालीम नहीं दे रहा जीआईके आपको एक, वो जो मैं ऑलराउंडर की बात करता हूँ ना, आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम करता है, आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है। वहाँ जाके मेरा एक्सपोजर डिफरेंट हुआ। मैंने लोगों को जब देखा, वहाँ मैंने डिसाइड किया कि नो, आई हैव टू डू समथिंग। मुझे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का माइंड में आया। जनवरी 2013 में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जो आ सकते थे, कुछ आए कुछ ना भी आए, ऑब्वियसली इट हैपन्स। 2013 में हमने जनवरी में 2 बच्चों से स्टार्ट लिया, अल्लाह ताला ने मदद की। 5,000 रुपये थे सिर्फ उस टाइम, और वो रिसोर्सेज सारे खुद मैनेज करते हैं, बजट फाइनेंस। जी 5,000 रुपये। अगेन वो भी वालिद साहब, मेरे पास स्टूडेंट लाइफ में होते नहीं पैसे यार, वालिद साहब से रिक्वेस्ट की, 5,000 रुपये लिए। 2 बच्चे हमने, यतीम बच्चे थे, उनको स्कूल में आई बिलोंग टू बालाकोट, तो वहाँ पे दाखिल किए। हर साल फिर हम क्या करते कि हमने एक फेसबुक कम्युनिटी तो बनी हुई थी, तो उनको इंगेज करना शुरू कर दिया कि लुक व्हाट वी आर डूइंग, अब हम प्रैक्टिकली कर लें। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आपको बताना, करके दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम बातें नहीं कर रहे, वी वांट टू एक्चुअली डू समथिंग। एक तरफ हम सिस्टम्स पे काम कर रहे थे, एक तरफ हम अवेयरनेस पे काम कर रहे थे।
साल बाद हम 7 बच्चों पे पहुंच चुके थे, नेक्स्ट ईयर हम 17 बच्चे पहुंच, वेरी इंटरेस्टिंग। 41 पे आते आते जब 87 बच्चे 4 साल बाद हुए, तो फिर मैंने सोचा यार जितने पैसे हम बाहर प्राइवेट स्कूल्स में लगा रहे हैं, व्हाई शुडंट वी हैव आवर ओन सिस्टम जिस पे हम क्वालिटी एजुकेशन पे भी काम करें और पैसे भी बचेंगे। अच्छा, ये जो बच्चे जब बड़े थे 5, 17, 41 तक गए हैं, तो इसका जो फंड कैसे मैनेज कर रहे थे? शुरू में तो चलो आपने 5-7 हज़ार लेके आपने कर दिया, उसके बाद जो आपका सर्कल था फेसबुक के ऊपर, वहाँ से आपने एड वगैरह ले रहे थे? बेसिकली ना देखें, आप शुरू करते हो अपने घर से, खुद से आप स्टार्ट करते हो। कोई भी चेंज प्रोसेस आपको खुद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आई स्टार्टेड विद माय ओन सेल्फ, माय फैमिली। फिर जो मेरे करीबी दोस्त थे, हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने एक बड़ा ना जो हमारा अभी तक चल रहा है, हमने एक स्पॉन्सर अ किड के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अब 1 साल के बच्चे का उस टाइम पे खर्चा होता था 15,000 रुपये, जिसमें उसकी फ़ी, उसकी गाड़ी तक का खर्चा, बुक्स, एवरीथिंग, वो उसमें साल में 15,000 रुपये में आ जाती थी। अब व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़, हम लोगों को रीच आउट करते थे, इस तरह के सेशंस करते थे, उनको इनकरेज करते थे कि देखिए यार, आप 15,000 रुपये मीन्स कि आपका 1200 रुपये महीना बनेगा आपका तकरीबन, ठीक है। हम एक खाने पे दोस्तों के साथ जाते हैं ना, इससे ज़्यादा उड़ा के आ जाते हैं। तो जब उनको इतना ईजी एक वे आउट बताया कि एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करोगे, उसकी सारी डिटेल्स काम हम करेंगे आपके लिए, उस बच्चे की प्रोफाइलिंग, एवरीथिंग हम आपको करके आपको उससे लिंक करेंगे। तो अब हमने व्हाट एक्चुअली वी डिड वाज वी बिकेम अ मीडियम बिटवीन द प्रिविलेज क्लास एंड द अंडर प्रिविलेज्ड वंस। उन दोनों के दरमियान हम एक ब्रिज बने, उनको कनेक्ट किया। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देयर आर 150 प्लस स्पॉन्सर्स इस तरह के। ट्रांसपेरेंसी थी, लेट्स से कि एक बंदा आता है, कहता है कि यार मैंने एक बच्चा स्पॉन्सर करना है, ठीक है, तो उसके उस बच्चे से एक्सेस थी कि यार ये बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ, और लेट्स से क्योंकि पैसा देना इज समथिंग, लेकिन साथ में उसके साथ 1-to-1 कोचिंग करना ना। अगर लेट्स से एक बंदा 25 साल का है और एक कोई 10 साल के बच्चे के साथ उसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसको वो बता पा रहा है, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करता है बच्चा, कि यार आपने करियर में ये चीज़ें करनी है, आपके पास ये फील्डें होती हैं, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, आगे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे ख्याल से। तो वो ट्रांसपेरेंसी देना ना, मेरे ख्याल से दैट वाज यूनिक थिंग अबाउट द स्पॉन्सरिंग अ किड। असल में मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम की सक्सेस ही इस वजह से हुई, बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान, अगर कोई मेरे पास भी आएगा, ऑल्दो आई वुड वांट कि मैं हेल्प करूं, लेकिन मैं कहूँगा यार मुझे क्या पता पैसा दे रहा हूँ जा किधर आए, हर किसी के माइंड में आता है। आपको पता है आज तक कोई भी स्पॉन्सर, कई लोग हैं 10-10 साल हो गए हैं वो बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एवरी ईयर उस बच्चों के एक्सेस तो उनको कभी भी वो आपको मिलना चाहे मिल सकते हैं, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास होती हैं हर साल। अब लेकिन हम ये भी समझते हैं कि ऑब्वियसली हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो व्हाट आवर टीम डज इज, हम हर साल उनकी प्रोग्रेस उनको भेज रहे होते हैं, उनके अटेंडेंस तक, उनके प्रोग्रेस की। ये आपका बच्चा, तो एक खुशी होती है उनको भी कि यार मैं एक बच्चे को स्पॉन्सर करूँ। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, लोगों का फीडबैक इस तरह का कई बार आता है, खुशी होती है कि बच्चे ने पोजीशन ली है, वो उसके लिए स्पेशल गिफ्ट्स भेजते हैं कि ये हमारा बच्चा, आप इसको ना ये इसके लिए मैं गिफ्ट भेज, जैसे उनका अपना बच्चा होता है, राइट। तो एक चीज़ फील आई हमें कि ये जो ब्रिज हम बने हैं, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो हेल्प करना चाहते हैं, या टाइम की वजह से नहीं कर पाते, या इस तरह के प्लेटफॉर्म शायद उनको ना मिलते हो कि जो क्रेडिबल हो, राइट। तो ये जो 1-to-1 हमने उनको लिंक आपस में कर दी, ये हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो शुरू में जब हम करते थे, हम यही करते थे, मैंने जिम्मेदारी ली, मेरे किसी दोस्त ने जिम्मेदारी ली, दोस्तों ने करते करते एक दूसरे के लिंक करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ 150 प्लस हमारे स्पॉन्सर्स हैं, 1200 बच्चा पढ़ रहा है, तो अल्लाह की ज़ात मैनेज करे। और स्केल आपने कैसे किया था? अब तक 3 से 4 स्कूल आपके बालाकोट में है, ठीक है। अब शुरू में क्योंकि स्पॉन्सर इकट्ठा करना बड़ा डिफिकल्ट का काम होता है, खान साहब भी कहते होते हैं, शौकत खान जाता था मैं, तो लोगों की बातें सुनना और या बंदे दिन रात जलील हो जाता था। तो अब छोटे स्केल पे 40 बच्चा पढ़ाना, ठीक है, समझ आता है कि छोटी चीज़ आप कर लोगे, लेकिन स्कूल बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, एक पूरा एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलना, तो वो आपने कैसे मैनेज किया, और उसके लिए फ़ंड के लिए वो क्या मैकेनिज्म था बिहाइंड दैट? देखिए, एक चीज़ तो हम जो करते थे ना, वो कहते हैं ना, आगे बढ़ते गए तो ऐसा नहीं कि पीछे भूल के पीछे क्या है, राइट। व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़, हम जब लिंक करते जा रहे थे ना, तो हम जो स्पॉन्सर्स हैं उनका जो मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी को हमने क्वेश्चन मार्क नहीं होने दिया किसी सूरत भी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, भले हम अपना स्केल अभी भले उतना ज़्यादा ना करें, राइट। फॉर एग्जांपल अगर पहले साल में आप शुरू के अगर देखें तो हम एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़े, हम 2 बच्चों से 7 बच्चों पे सिर्फ पहुँचे, बिकॉज अगेन लोगों को ट्रस्ट डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। आपको आज मुझे 11वां साल है, राइट, इस चीज़ को करते में, अभी भी 1200 बच्चों पे पहुँचे हुए हैं।
पहले साल 2 से 5 पे पहुँचे, 2 से 7 पे पहुँचे, स्लो प्रोसेस था, लोगों को यकीन नहीं, लोग आप पे हंसते थे, शुरू में बड़ा मजाक भी उड़ाते थे, ठीक है। 7 से 17 पे पहुँचे, फिर 17 से 41 पे पहुँचे, और ये ऐसे ही होता था। 17 हो गए, उनको हमने जिम्मेदारी हमने दे दी, बेगम हो गए, हमारा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। फिर हम आगे लोगों और टारगेट करते थे कि ये देख के हम इतना कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आएँ। 41 पे जब 87 पे पहुँचे ना, तब हमें फील आई नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इस तरह का सिस्टम कि अब हमें जो बाहर हम पैसे दे रहे हैं, हम उसको क्यों ना अपना स्कूल हो, अपने वो हों। अच्छा, अब अपने स्कूल की बड़ी मज़े की स्टोरी है। अब इतना तो हमारे पैसे नहीं थे कि हम कोई बिल्डिंग अपनी बनाएं या वो कुछ करें, किराया भी बाहर देने से। तो मेरे ना वालिद साहब ने घर बनाया हुआ था, हम तीनों भाइयों के लिए, मतलब हमारे फैमिली के बने हुए हैं। तो मैं वालिद साहब के पास गया, मैं रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अभी ये घर बना हुआ है, तो इफ़ यू अलाउ तो मैं यहाँ पे स्कूल ओपन करना चाह रहा हूँ। अच्छा बड़ा घर था। ही वॉज़ वेरी काइंड। मैं आपको बताऊँ, जितना शौक से उन्होंने वो घर बनाया था ना, मतलब मैं आपको एक एक चीज़ में निटी ग्रिटी एवरीथिंग बड़े शौक से, उन्होंने बड़े कंस्ट्रक्शन की शौक था यार। क्या ग्रेट, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, इतने ग्रेट आदमी थे ना वो। उन्होंने, यू वोंट बिलीव, खुद मैं सादकाबाद में प्लांट पे होता था, खुद वो उस घर की रेनोवेशन सारी, अब एक पहले रहने के हिसाब से बनाया है, ठीक है, शौक से। अब उनका बेटा कह रहे हैं नहीं मैं यहाँ पे स्कूल ओपन करना, मेरे पास पैसे नहीं है, वो खुद उस पूरे घर को रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के हिसाब से। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा मेरा आज तक दिल में सबसे जो बड़ा दर्द है वो ये है कि 2017 में हमने ना पहला ये स्कूल ओपन किया, 200 बच्चों की कैपेसिटी पे हमने करना था। दिसंबर में फर्नीचर वगैरह सारा पहुंच गया, सारे हमारे लोग वगैरह, बड़ा एक अच्छा, वालिद साहब मेरे उधर ही बैठे थे, सारा रेनोवेट हो चुका है, ठीक है। 25 मार्च 2017 को इसकी इनॉग्रेशन थी, 24 फरवरी को उनकी डेथ हो जाती है। हर चीज़ अपने हिसाब से उन्होंने किया है, क्योंकि मैं सादकाबाद था, बालाकोट वो जाके हर चीज़। तो मुझे याद है, मैं जब मतलब जब पहला मेरा वो जलसा था, जब मैं लोगों के साथ कर रहा था, आई मिस्ड हिम अ लॉट। मुझे आई कुड फील कि बहुत बड़ी कमी है। वो बड़ा इमोशनल कनेक्शन आपका कनेक्ट डेवलप हो गया होगा उस स्कूल के साथ, क्योंकि फादर ने पूरी उसकी तमाम चीज़ें देखी हैं A to Z, और आखिर में वो है नहीं, और बड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए वो करना। बताऊँ एक तरफ ना, अब ना थोड़ा सा आपको ना अगर जस्ट बताऊँ, अब एक बच्चा जो भी था, मैं था तो बच्चा, मतलब 17 साल की उम्र में अगर स्टार्ट किया, तो मैं 5 साल बाद 2017 में आई थिंक आई वाज कितने, कुछ 23 साल का बच्चा होगा, ठीक है, 22-23 साल का। अब 22-23 साल का उस बच्चे के पे मैं आपको ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बताता हूँ कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। तो आपको ये लाइफ में बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है, जब आप कुछ सोचते हो बड़ा। अब एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, एक तरफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो हैं ही हैं, पैसा बहुत बड़ा, क्योंकि आप पहली मरतबा, सिर्फ बिल्डिंग तो नहीं है ना, आपने बच्चों के 200 बच्चा है, आपने उनकी सारी चीज़ें मैनेज करनी, मतलब हम उनके यूनिफॉर्म, बुक्स, एवरीथिंग वी प्रोवाइड, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा चंक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और वो बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, वो उसके लिए पैसे मैनेज करना इज समथिंग ह्यूज, एक वो प्रेशर है। दूसरा एक सोशल प्रेशर भी था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी वर एंटरिंग इनटू समथिंग कि यार जो इससे पहले कभी किया ही नहीं है, ठीक है। और आप अगर जाओ ना बालाकोट में, कागल मेरे गांव का नाम है, बहुत पसमानदा इलाका है, बहुत मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी, यू नो, पीपल डिप्राइव ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज़ एट टाइम्स एज वेल। तो एक तरफ सोशल प्रेशर है, फिर लोग भी कि यार देयर वर पीपल हु वांटेड अस टू गेट फेल्ड, यू नो हाउ आवर सोसाइटी इज। तो इन सब मुश्किलात से वो बच्चा लड़ रहा है, लड़ते लड़ते जो मेन उस बच्चे का सहारा था, वो सहारा भी छोड़ जाता है। तो वो बच्चा जो था ना, वो बड़ा अंदर से टूट रहा था, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात ने पता नहीं किस तरह उस बच्चे को साबित कदम रखा, वो बच्चा कर गया। यही लोग साथ खड़े हुए, उसे अल्लाह के ही लोग हैं। करते करते पहला स्कूल अल्लाह ने ओपन करा दिया 17 में, 200 बच्चे, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा। फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 स्कूल है, चौथा इंशाल्लाह पाइपलाइन में, 1200 बच्चा पढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। मेरे वो जो छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे आए थे, आज उनके कद मुझसे बड़े हो गए माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखो, आप लग जाओ। आपकी सोच है कि कैसे अल्लाह रास्ते खोलेगा। मैं आपको ना कि यार मैं आपको अब लग ही गई है। तो मुझे याद है ये स्कूल के इनॉग्रेशन था, तो ना 1,71,000 रुपये हमें चाहिए थे, अर्जेंट चाहिए थे, अगले कल पेमेंट फॉर एग्जांपल करनी है। मैं सादकाबाद में, अच्छा सादकाबाद में ट्रेनी GT इंजीनियर जो होता है उस बेचारे की क्या वो होती है, यू नो। तो मैं वहाँ पे था, तो मुझे ना मेरी अब टीम जो है, बाय द वे माय टीम इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फलेस एंड
क्या अल्लाह ताला ने लोग मेरे साथ लगाए हुए हैं यार। मेरे स्कूल की टीम हो या एक्लो शिराज, मेरा वहाँ पे मेरा बचपन का दोस्त भी था और मेरा बड़ा पुराना साथी, और जान मारता है मतलब सेल्फलेसली, कोई पैसे कोई कुछ नहीं। इस तरह सदफ मेरी प्रिंसिपल, और ये शुरू के लोग जो मेरे वहाँ पे साथ। कुछ पेमेंट करनी थी, उसमें 1,71,000 रुपये शॉर्ट, 171,000 शॉर्ट पड़ गया। अब कल लाजमी पेमेंट करनी है। मैं कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ, कुछ दोस्तों शोस्तों से उधार की कोशिश की, मतलब जितना भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 171 मैनेज ना हो पाया। मुझे याद है मैं मगरिब की, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करती है आप जब ना कुछ करना चाहते हो, ठीक है। मुझे याद है मैं ना मगरिब की इधर उधर सर मारे, नहीं समझ आई, मगरिब की नमाज में बैठा हूँ तो ना आंखों में आंसू, अल्लाह के साथ एक अपना एक आपका ना ताल्लुक़ होता है, कनेक्शन एक होता है आपका। तो मैं अल्लाह के सामने ना ऐसी आंखों में ना आंसू आ गए, मैं रोया, मैं खुदा नहीं समझ आ रही क्या करूं। अब एक अगेन प्रेशर, आज वो मैं प्रेशर हैंडल करने की बेटर पोजीशन में, आज मैं मैच्योर हो गया हूँ। तब एक बच्चा था मैं, अब 1,71,000 बड़ा पहाड़ लगता था तब, ठीक है। तो मैं रोया अल्लाह के सामने, मैं कहा खुदा नहीं समझ आ रही, कोई जरिया बना। नहीं समझ आई, लेटा हुआ हूँ, मतलब नमाज़ पढ़ के लेट गया, करते करते 11 बज गए, इधर उधर बड़ी कोशिश की, अब नहीं हो पा रहा। ज़्यादा टेंशन ये थी कि यार न हुआ तो एक तो मेरी टीम डिस्करेज हो जाएगी, दूसरा ऑब्वियसली देयर वर फ्यू पीपल हु वांटेड अस टू फेल, दे वर। अच्छा तब ना आपका आता होता था कोई मैसेज रिक्वेस्ट, आपके साथ कोई दोस्त एडेड नहीं है ना फेसबुक पे, तो ना आपको वो मैसेज करना चाहे तो मैसेज रिक्वेस्ट आया करती थी। कि रात 11-11:15 का टाइम है, तो ना मैं लेटा हूँ, तो ना मुझे ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ और कुछ समझ नहीं, एनजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रही। तो मुझे एक ना नोटिफिकेशन आया कि यू हैव अ न्यू मैसेज रिक्वेस्ट। मैसेज मैंने पढ़ा तो ना बंदा ने लंबा सारा मैसेज किया हुआ उस पर, और उस पर उसने लिखा क्या कि जी, मतलब एक्लो के बारे में बड़ा, ही वॉज फ्राम GIK, आई वोंट कोट हिज नेम ऑब्वियसली, वो उनकी अमानत है मेरे पास, उनका नाम और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उस मैसेज में उन्होंने पहले तो बड़ा अच्छा उन्होंने एडमायर करके एडमायरिंग मैसेज लिख के नीचे उन्होंने कहा कि जी आई वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आप मुझे कोई अकाउंट डिटेल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ना आप IBAN देना कि मैंने, ही वॉज फ्रॉम स्वीडन, इतना मैं आपको बताऊँ। अच्छा अब यूजुअली होता क्या है कि आप IBAN इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1-2 दिन से पहले कभी भी नहीं आती, तो मैंने कहा यार 5-10 हज़ार रुपये मैक्सिमम भेज देंगे, तो मैंने ना करके भेज दिया। और मैं फिर उसी तरह लेटा हुआ, सोचो मैं अपनी, कोई 10 मिनट बाद मुझे उनका रिप्लाई आता है, सेंट यू 200K 200 के आगे। अच्छा अब मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, मुझे जैसे फील आई कि मेरे रब ने इस बंदे को भेजा कि मेरा एक बंदा वहाँ पे मजबूर है, कहाँ स्वीडन में, उसके दिल में जाके डाली ना, मैं जानता हूँ नहीं ना मेरे साथ कनेक्शन में वो बंदा, और उसने कहा कि हमारा ना एक ऑफिशियल अकाउंट है उसमें। अच्छा अब एक दूसरी चीज़, अच्छा चलो आ तो गए, अब होंगे नहीं, यू वोंट बिलीव अकाउंट में भी पहुंच चुके थे। अल्लाह की ज़ात पता नहीं कैसे मदद की। और ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कई ऐसे मौके आए हैं जब कोई डर नहीं समझ आता था कि खुदा क्या करूँ, अल्लाह की ज़ात मदद कर देती थी। आज तक इनफैक्ट नहीं समझ आती अल्लाह कैसे मदद कर, हमारी हैसियत ही नहीं है यार। मेरा आपका पर्पस इतना बड़ा था ना ज़िंदगी के अंदर, जब आपका पर्पस बहुत बड़ा होता है ना, मेरे ख्याल से फिर आप ये चीज़ें रुकावट नज़र आपको नहीं आ रही होती, जो मटेरियल चीज़ें या बाकी दुनिया के वाले क्या कह रहे हैं या होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर डूइंग द वर्क फॉर द पीपल, जो कि आपको उनको देख खुशी फील होती है कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं तक उसने मैट्रिक कर ली, अच्छे एक तालीम हासिल कर ली, तो आप उसके पूरे ख़ानदान को बेसिकली आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हो। तो वो जो सुकून है ना, लोग कहीं और तलाश करते हो, वहाँ पर जाके मिलता होता है। तो वो चीज़ें आना इतनी अर्ली एज के अंदर और इतना कुछ काम कर देना, इट्स फिनोमिनल। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे आप GIK इंस्टीट्यूट से आपने 4 साल वहाँ पे गुजारे हैं, और आपने जैसा मेंशन किया कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, तो GIK ने कितना हेल्प किया आपकी पर्सनैलिटी शेपिंग के अंदर? अब कैसा आप रेट करोगे GIK को? देखो मैं मेरा पर्सनैलिटी जो भी ग्रूमिंग है उसका मेजर पार्ट GIK से आया। एकेडमिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, एकेडमिक्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपकी पढ़ाती हैं, वही करिकुलम होता है, वही सारे इंजीनियर्स बन जाते हैं। GIK का सबसे जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है ना, वो इसका सोसाइटीज़ कल्चर है।
यू हैव बीन टू जीआई के, आपने भी देखा है सोसाइटीज़ का कल्चर किस तरह है कि हम, मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में आया था जब, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में मतलब उधर ना सोसाइटीज़ में क्या होता है कि फाइनल ईयर के बच्चे आपकी एग्जेक्टिव बॉडी में होते हैं, ठीक है, लीडर्स बने होते हैं। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो बेसिकली सोसाइटीज़ कल्चर में वो आपके हेड्स बने होते हैं डिफरेंट टीम्स के, मतलब वो वर्किंग में लेकिन लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सेकेंड ईयर है वो आपके असिस्टेंट हेड्स होते हैं, और जो वर्किंग क्लास होती है वो नीचे वाले बच्चे होते हैं जो रगड़ा खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रगड़ा है ना, आप किसी भी सिस्टम को देखो, आपकी कंपनी हो, आप कोई स्टार्टअप है आपका, ये रगड़ा हर उसमें आप मैं ट्रेनिंग इंजीनियर गया था, ऑब्वियसली वो रगड़ा मैंने बीइंग ट्रेनिंग इंजीनियर खाया। अभी मैं अगर मिडिल मैनेजमेंट में हूँ तो ऑब्वियसली वो अब तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जीकी का हर बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो जो भी अब एस्पेक्ट्स आते हैं, जब हम लोग स्टार्टअप्स हम करते हैं या हम लोग कोई सिस्टम खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी वो एक्सपीरियंस हमें हुआ होता है कि अब ये फेज़ आएगा, अब ये फेज़ आएगा। तो जीआई के, अब मैं आपको बताऊँ, मैं फर्स्ट ईयर में जब गया तो मुझे याद है मैं आई यूज्ड टू बी नक्श, तो हमें याद है ईरान के एम्बेसडर को इनवाइट करना था, हमारे ऑल पाकिस्तान एक इवेंट था, ठीक है। अब आपको भी पता है जीआई के एडमिन कभी भी मतलब इन चीज़ों में नहीं पड़ती, इतनी हमें एम्पावर उन्होंने किया होता है कि खुद हर बच्चे ये चीज़ें में, अब ईरान का एम्बेसडर इज़ नॉट अ गप यार, मतलब यू नो, जीकी का पहले साल का बच्चा जा रहा है एम्बेसी में इनवाइट करने के लिए, साथ में ऑब्वियसली थर्ड ईयर के मेरे सीनियर थे। तो आप जस्ट इमेजिन वो एक्सपोजर लेवल किस लेवल का आपको मिल रहा है। जीआई के अगेन जीकी की फैकल्टी ने वो इन्वायरमेंट इस तरह का बनाया है कि उस इन्वायरमेंट में रह के बच्चा ग्रूम होता है, तो उससे ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, आपका सोच का जाविया बढ़ जाता है यार। जो चीज़ें होती हैं ना, जो आप जब कॉर्पोरेट में जाके आप लर्न करते हो कि आपने सीनियर से कैसे डील करना है या फिर आपने कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना है, सोसाइटी कल्चर आपको वहीं पे ट्रेन कर रही होती है, जो उस टाइम पे आप शायद बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो ना। साथ में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि यू माइट डिसएग्री। जीआईके में मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों के अंदर ना एक लिमिटलेस सोचते होते हैं वो लोग ना। उन्होंने अगर कोई चीज़ करनी है ना, वो ये नहीं कहेंगे नेशनल लेवल पे करनी है, यार मैंने ना बिल गेट जैसा बनना है या वो चीज़ें मैंने करनी है। तो वो जो एक माइंडसेट जाके बनता है ना वहाँ पे जाके, मेरे ख्याल से वो एक मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी काफ़ी लोग से मैं इंटरेक्ट करता होता हूँ, नस्ट, IBA, लम्स, लेकिन जो जीआईके वाले हैं ना, वो कहते हैं ना तड़ंगले होते हैं, बस मैंने जाने ऊपर तक जाना है, तो वो बड़ा यूनिक है। एक और चीज़ बिल्कुल टू सेकंड यू, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हम लोग ना यूजुअली, अब मैं इंडस्ट्री में बिगर हूँ ना, हम कहते हैं यार ये जो जॉनर है ना, ये क्लास, ये ब्रीड ही डिफरेंट है। उसके दो एस्पेक्ट्स मेन, उसके जो रीजंस हैं ना वो दो हैं। नंबर वन, एंड अगेन हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़, ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, वो हमसे बहुत ही बेहतर होंगे, जीआई की यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर होंगे। हम जस्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया हम जस्ट उस पर बात करें। अच्छा, दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, जो आपने ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो सोच उनकी ना, ये बेसिकली एक्सपोजर की आप बात कर रहे हो। एक्सपोजर उनका क्यों बड़ा है? नंबर वन, उनको शुरू से ग्रूमिंग ही ऐसी मिल रही है कि आपने सोचना बड़ा है, स्काई इवन इज नॉट द लिमिट। एग्जैक्टली। अब उस बड़ी सोच में जो एस्पेक्ट्स आते हैं ना, एक जो आपकी एलुमनाई है, हम अपनी एलुमनाई को देखते हैं माशाल्लाह। आप अभी वर्दा का मैं देख रहा था, वर्दा नाम माशाल्लाह मैं देख रहा था, यूएस बैठी हैं, मतलब वो मतलब क्या क्या कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारा जो एलुमनाई, हम जब इनको देखते हैं हम कहते हैं यार वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। इसी तरह हमारे, और आप तैमूर झगड़ा साहब को देखें, LSE से मैकेंजी का कंट्री हेड बन के कहाँ पहुँच के अब माशाल्लाह गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। तो मतलब जब हम अपनी एलुमनाई को देखते हैं तो हमारी वैसी सोच के एक जाविया बढ़ जाता है उस तरह से। सेकेंडली अगेन मैं कहूँगा, जो हमारा ग्रूमिंग, हमें जो इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलता है, एकेडमिक्स में आपको टिका के रगड़ा देते हैं। आपका 3 GPA तो समझ लो उसको हम थीटा। मुझे वो याद है, रात को एग्जाम हमारे हो रहे थे रमज़ान में, रात को सहरी के बाद। तो जो रगड़ा वो एकेडमिक्स में, उस रगड़े के समय देखो, मैं अभी रिसेंटली मैं जीकी गया हुआ था एक उस पर, तो मैंने कहा यार देखो, हम लोग का जो पर्सनालिटी हम जो मैनेज करते हैं, हम ऑलराउंडर्स कैसे बनते हैं। हम फ्राइडे को सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है, जुम्मे के बाद हम लोग गद्दे उठाते हैं, जो ऑल पाकिस्तान इवेंट हो रहा होता है, ठीक है, शाम में हम कल्चरल कोई कुछ ना कुछ मतलब चल रहा होता है, अगले दिन फिर इसी तरह हमारे इवेंट्स चल रहे होते हैं। आखिर में हम सूट पहन के स्टेज पे भी हम ही बैठते हैं, गद्दे उठाने से लेके सूट पहन के उस तक बैठने तक। तो ये आपकी बेसिकली हर चीज़ को मैनेज करना आप उन 3 दिनों में सीख जाते हो। और फिर एकेडमिक्स तो एक तरफ है ही है।
तो ये एक्सपोजर बेसिकली जो है ना, ये आई होप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा। और साथ में सोशल इक्वलाइजर भी आपके साथ, वहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ आपके बच्चे एम्बेसडर या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ आगे बड़े लोअर क्लास से आ रहे हैं। तो वो जब एक कल्चर मिक्स होता है ना, आप जाके बैठते हो मेस में जाके खाना खा के, अलग अलग किस्म की साइकी होती है। टक पे जाओ यान वगैरह के पास, वहाँ डिफरेंट साइकी होती है। आप पब पे जाके बैठो, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वो एक बड़ा आपको ना पर्सनैलिटी आपकी वर्सेटाइल कर देता होता है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हम लोग तो जाने ही नहीं जाते कि यार ये टेक्निकली एकेडमिक वाइज इनको, हमारा तो मेन जो यूएसपी है ना, जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो तो है ये कि यार ये ऑलराउंडर होगा। हमें किसी पोजीशन में आप फेंकते हैं, हमें किसी, हम निकाल लेंगे दिस वे और दैट वे। हमारा पीआर हमें बनाना आती है। मतलब ये आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट एक पॉइंट है कि ये ग्रूमिंग है जो जीआई के दे रही है आपको। बाकी यूनिवर्सिटी भी हैं ऑब्वियसली, वो हमसे भी बहुत बेहतर हैं। 11th आवर में हम काम करते होते हैं। ये हमारे अंदर ये खामी के खूबी क्या है कि पूरा हफ्ता कुछ नहीं करेंगे, पेपर से 2 दिन पहले ऐसा पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छा खासा निकाल जाते हैं हम लोग। पढ़ेंगे भी खुद नहीं, दोस्त किसी से पढ़ के जाएंगे, ऐसे ही होता है, और जाके फिर भी निकाल लेंगे, ऐसे ही है। अच्छा आके भाई, एक बड़ा ड्रीम होता है ना कि आप जीआईके से पढ़ रहे हो। पढ़ने के बाद जब मैं बैठा था जीआईके के अंदर ना, रिक्रूटमेंट ड्राइव वर्क करती थी यार, यूनिलीवर जाना है, एफएमसीजी जाना है। एक तो जाना ख्वाब होता था, दूसरा होता था यार इतना मैंने सक्सेसफुल होना है कि आके मैंने रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करनी है। तो अभी अब आके जीआईके नर्स आईबीए जा रहे हो, तो कैसा फील होता है अभी आपको? देखो, एक तो ऑब्वियसली यू फील वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने आपको विकेट के अब दूसरी तरफ खेलने का मौका दिया, राइट। इसमें देखो, मैं एक चीज़ आई मस्ट गिव दिस क्रेडिट टू फातिमा ग्रुप। मैं आपको बताऊं, अभी तक मैं 7 साल हो गए मुझे इस ग्रुप में। यू नो हाउ माई लाइफ इज़, मैं ऑफिस के बाद ज़्यादा बिजी होता हूँ, राइट। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि जब भी फातिमा ग्रुप में मुझे कोई ये क्रिटिसाइज़ नहीं करता है यार आप बाकी चीज़ों में क्यों हो, बिकॉज आई लिव फॉर माई पैशन, आई लिव फॉर द ड्रीम्स दैट हैव सीन। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर ही बता रहा था, मैं लास्ट ईयर मार्च में आई वाज इन श्रीलंका, जून में आई वाज इन दुबई, और मॉस्को में था दिसंबर में। अभी मैं मलेशिया से होके आया हूँ लिटरली। मतलब कि ऑब्वियसली आई यूज़ माई ओन, जो मेरी जो कोटा है छुट्टियों का, लेकिन नोबडी डिस्करेजेस मी। मैं अपने पैशन को फॉलो करने जाता हूँ। ऑब्वियसली मुझे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में कोई बुला रहा है, कोई कहाँ बुला रहा है, कोई किस लिए बुला रहा है। माई सीनियर्स, मैं आपको माई प्लांट मैनेजर असगर नवीद साहब, लिटरली एट टाइम्स आई वेंट अप टू हिम और उन्होंने मुझे राइट गाइडेंस प्रोवाइड की है। दैट इज़ द कल्चर दैट फातिमा ग्रुप हैज़। लिटरली मैं इसलिए नहीं कि मैं फातिमा ग्रुप में हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात करने के काबिल हूँ इसी वजह से मैं फातिमा ग्रुप में हूँ अभी तक। समझ रहे हो कि बिकॉज फातिमा ग्रुप इनेबल्स मी, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम जो हो रही है आफ्टर जीआईके, ऑब्वियसली मैं फातिमा ग्रुप से सीख रहा हूँ। फातिमा ग्रुप मुझे इनेबल कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पैशन को भी साथ में अलाइव रखने के लिए। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, जब आपका लाइफ, अगेन वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हो ना कि यार मेरा पैशन हिट नहीं हो रहा, मैं कर पा रहा हूँ, आप अपनी जान प्लांट पे भी ज़्यादा मारते हो। दिस इज़ जस्ट आप प्रायोरिटाइज चीज़ों को कैसे करते हो, आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो। मैं आपको बताऊँ, अब प्लांट में 7 बजे से 4 बजे तक मैं प्लांट पे होता हूँ। ऑब्वियसली चीज़ें प्लांट की हाईली टेक्निकल, प्लांट की अपनी उधर आप ये चीज़ें नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन आफ्टर 5 मैं अवेलेबल हूँ, फ्री हूँ मैं। आफ्टर ऑन वीकेंड्स मैं फ्री हूँ। ऑब्वियसली ऑन कॉल जब भी प्लांट की रिक्वायरमेंट आएगी तो पहले वो प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा, राइट। रिस्क वहाँ से आ रहा है राइट, किचन वहाँ से चल रहा है, लेकिन मैनेज हो जाता है। तो कई लोग, मैं ये सोचता हूँ कि यार नहीं, एक चीज़ के साथ और चीज़ें नहीं हो सकती। मैं ये तो मेरा टाइम है ना, मैं सो के गुजारूँ या मैं अपनी एनर्जी को इस तरह यूटिलाइज करूँ कि मैं अपने पैशन को भी अलाइव रखूँ। तो यू हैव बीन लकी ना कि आपको अपना आगे गोल ना क्लियर हो गया, तो मैंने करना क्या लाइफ में। लेट्स से मैं एक बड़ी मज़े की टेड टॉक सुन रहा था, उसका थीम ये था, अगर आपको पता लग जाए ना कि यार आज आप बैठे हो 18 या 19 अगस्त है, 1 महीने बाद आप मर जाओगे, आप 1 महीने में वो काम करोगे ना जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेम आपका ना क्लैरिटी आपके ज़िंदगी में आ चुकी है, यार मैंने करना है क्या, करियर कहाँ पे लेके जाना है, बाकी चीज़ें कहाँ पे लेके जानी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग बाद में जाके शायद 35 साल के बाद जाके उन्हें वो समझ आ रही होती है। अच्छा, फातिमा की आपने बात की, फातिमा फर्टिलाइज़र, जनरली जीकिन का होता है क्या यार, हमने टेक्निकल काम नहीं करना, यही होता है कि बस कर लेंगे, करने के कैपेबल होते हैं, लेकिन यार बस फ़ौरन से मैनेजमेंट शिफ्ट होने, आगे जाके हमसे बातें करवा लो, वो बोलने में बड़े अच्छे होते हैं। तो फातिमा में जाके एज अ टेक्निकल 1 साल, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, फातिमा मेरा भी हुआ था क्या जीटी के अंदर, तो मैंने उसको प्रेफर नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा है यार सादकाबाद में जाके कौन काम करेगा, एक आइसोलेट एरिया है वहाँ पे जाके। तो हाउ वाज लाइक कि जीटी का एक्सपीरियंस इन फातिमा,
देखो मैं ना इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वाई आई चोज फातिमा। देखो मुझे आई रिमेंबर व्हेन मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन के करीब जब था, तो मेरे पास तकरीबन 5 जॉब ऑफर्स थी। ठीक है, बाकी कंपनीज का मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली फॉर नोन रीजंस। अच्छा, 5 जॉब ऑफर्स और वो अच्छी कंपनीज थी, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी थी, उसमें कुछ और भी थी। ठीक है, वाई आई चोज फातिमा, उसके 2-3 एस्पेक्ट्स, 2-3 रीजंस थी। एक तो यार फॉर यंग इंजीनियर आपका लर्निंग जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बेहतर है ही कोई नहीं, अगर आपने टेक्निकली ग्रूम खुद को करना है। ठीक है, बिकॉज देखो एक सीमेंट प्लांट है ना, आप सुबह से शाम तक ना पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। आप यहाँ से रॉ है, यहाँ पे क्रश हो रहा है, यहाँ पे करते करते सैलो के बाद आपकी पैकिंग हो गई है। सर आज मुझे 7 साल हो चुके हैं, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, मैं अभी तक ग्रिप मुझे उन पे जो मेरी रेलेवेंट होगी उस पर मुझे ग्रिप होगी, इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पहला जो था कि मुझे था कि यार पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में टेक्निकली इफ़ यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, इससे बेहतर तो इंडस्ट्री है ही कोई नहीं। तो पहले तो मेरा ये फिल्टर लग गया था। ठीक है, दूसरा फिल्टर, अब फातिमा ग्रुप मेरा फिल्टर क्यों लगा था? फातिमा ग्रुप, देखो फातिमा ग्रुप इज़ ओनली प्लांट, इज़ ओनली कंपनी जो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है। देखो यूरिया सब बना रहे हैं, ठीक है, मैं अपने कंपेटिटर्स वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम एज वेल ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन एनपी और कैन सिर्फ हम बना रहे हैं पाकिस्तान में, यूरिया सब बनाते हैं। अब अगर कैन प्लांट पे कभी आप जाओ ना, इस तरह का प्लांट है ना, मतलब डिफरेंट तरह की लर्निंग है। ठीक है, तो एक तो एस्पेक्ट ये कि यार यूनिक प्रोडक्ट है, जो बंदा इस प्रोडक्ट का तैयार हो, जो टेक्निकली यहाँ पे तैयार होता है, उसकी मार्केट वर्थ नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे, आपकी इंटरनेशनली टेक्निकली बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंडली जो मेजर एस्पेक्ट एक और है वो ये है कि फातिमा ग्रुप का एक प्लांट है जो लाहौर में है। यूजुअली ये प्लांट्स होते हैं दूर दराज, सिंध के साइड पे, नाम मैं नहीं लूँगा, दूर दराज, बाहर निकलो तो अंदर बड़ी ज़बरदस्त टाउनशिप होगी, बाहर निकलो तो सहरा है, राइट। फातिमा ग्रुप के 3 प्लांट्स एक साथ का बात तो है ही है, मुल्तान बड़ा शहर है, और तीसरा प्लांट लाहौर में। लाहौर में सिर्फ ये एक ही प्लांट है। आजकल मैं लाहौर प्लांट पे ही हूँ, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पॉइंट इज़ ये कुछ एस्पेक्ट्स थे कि क्यों मैं फातिमा ग्रुप की तरफ आया और क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया। बट डाउन द लाइन आपने एनालाइज़ किया हुआ था कि मैंने मूव होना है बड़े शहर की तरफ, तो लाहौर में प्लांट मूव हो जाएगा, मतलब लाहौर में जाके मैं मूव हो जाऊंगा। और सेकेंडली वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन थी कि यार ये मुझे बना रहा है, तो बाद में इंटरनेशनल मार्केट मुझे रेडी कर देगा वो ना। तो वहाँ पे कल्चर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं बात करें, क्योंकि बाकी कंपनीज़ में कहने को होता है 9 to 6, लेकिन अक्सर मेरे दोस्त है बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जीकिन हमारे, वो रात को 10-11 बजे आ रहे होते हैं। और वो मैकेंजी या बेन की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल FMCG की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे कैसा कल्चर है? सर मैं आपको बताऊँ ना, 4 बजते हैं, ठीक है, मैं आपको कल्चर की बात, देखो 2 तरह के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। मैं भी जिस प्लांट पे मैं उसकी बात करूँ, कुछ वो लोग हैं जो प्लांट पे ही, हमारी कॉलोनी है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दे हैव देयर फैमिलीज़, बड़ी ज़बरदस्त उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी हुई हैं, वहीं पे रहते हैं। ठीक है, मतलब शेखुपुरा प्लांट है, 40 मिनट की ड्राइव है लाहौर, अगर उनको लाहौर जाना भी हो तो दे कैन ईजीली गो। ठीक है, ग्रुप उनको कंपनी, वो जो कॉलोनी है वहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, एवरीथिंग। अब जो हमारे तरह के लोग जो लाहौर में रहते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से लाहौर में रहते हैं, हमें सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन, इतना बड़ा फ्लीट है ना, तमाम एम्प्लॉयज़ को घर से, एक तो कई कंपनीज नहीं करती है, घर से हमें पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो एक तो इस पर इनेबल कर रहे हैं हमें। ठीक है, हमें, ठीक है, फैसिलिटेट कर रही है। अब मैं आपको जस्ट कल्चर की बात बताऊँ ना, 7 बजे हम प्लांट पे पहुँचते हैं, 4:20 पे वापस हमारी गाड़ियाँ हमें लेके चली जाती हैं। लेट सेटिंग वाली यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, बिकॉज देयर आर पीपल, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉलोनी में है वो, एज पर नीड। ऑब्वियसली हमारी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी काम तो काम है। वंस इन अ ब्लू मून इज़ फाइन, लेकिन वो होता है रेगुलर बनाना। और नहीं, देखो मैं इनफैक्ट इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है। एक तो यार देखो हमारा फ्लीट गाड़ियों का वो तो वैसे ही नहीं वेट करेगा। ठीक है, तो आपको यू हैव टू लीव, चलो भाई पहुँचो। उसके अलावा भी ना मैं आपको बताऊँ, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्लांट मैनेजमेंट, यार हम बड़ा जैसे कहते हैं ना, ऑन एंड ऑफ ट्रिप्स हो रहे होंगे, आप कभी नॉर्थ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने, और इनकरेज किया जाए, जो ज़्यादा जाए उसको ज़्यादा अच्छी नज़र से देख रहा है, यार ये अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, उसकी रेटिंग अच्छी होती है। मैं आपको ये भी बताऊं, ठीक है, उसको इनकरेज किया जाता है। और प्लांट मैनेजमेंट उनके साथ गपशप बड़ी ज़बरदस्त करती है। उनके ट्रिप्स के लिए, मलेशिया से वापस आया, मैं मैनेजमेंट के साथ बैठा, मुझे किसी ये नहीं फील होती नहीं यार प्लांट छोड़ के तुम 2 हफ्ते घूमने गए हुए थे, तो बेसिकली आपका कल्चर जो है ना वो आपको ड्राइव करता है। एम्प्लॉयज़ रिटेंशन में कल्चर आपका बहुत मैटर करता है। मैं क्यों बड़ी ओपनली बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे बड़ी सेटिस्फेक्शन से बात कर रहा हूँ कि यार मैं इस तरह के कल्चर में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे डिस्करेज नहीं किया जाता।
तो जब आपकी कंपनीज इस तरह का आपको इन्वायरमेंट देंगे ना, जहाँ आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा होगा, why wouldn't they prefer to be with you? करियर प्रोग्रेशन कैसा है? कुछ कंपनीज टेक्निकल साइड पे ये होता है कि यार आप काम कर रहे हो, 2-4 साल में एक्सपर्ट बन जाते हो, आपका मैनेजर जो है वो आपसे 10 साल सीनियर है, अब मैनेजर जाएगा तो आप बनोगे। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है रोटेशन वगैरह कर रही होती हैं। तो फातिमा में करियर प्रोग्रेशन कैसा है? अगर लेट्स से एक बंदा एम करता है फ्रॉम द जीईटी एंड यू वांट टू एंड अप लाइक द प्लांट मैनेजर, या फिर आप कह लो कि एक सी लेवल पे जाके एंड करता है, तो वो कर सकता है वो चीज़ें? फातिमा कितना इनेबल करती है इस चीज़ के ऊपर? बताता हूँ। देखो, अगेन मैं अपनी मिसाल इसलिए दूंगा बिकॉज जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं सादकाबाद प्लांट पे था, इट वाज द कंपनी जिनने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू मूव टू लाहौर, बिकॉज अगेन मुझे वीकेंड्स पे कभी ट्रैवल करना होता है, मेरी फैमिली इज़ इन वाकंड, ठीक है। एक तो फातिमा ग्रुप में क्योंकि डिफरेंट तरह के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुल्तान और डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स लोकेशन डिफरेंट है, तो एक तो ये हमारे पास एस्पेक्ट है कि हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। अब जब लाहौर भी जब मैं आया ना, मैं आपको बताऊँ, माई प्लांट मैनेजर वंस ही कॉल्ड मी, ही सेड, आई रीच्ड हिम आउट फॉर करियर गाइडेंस। आपको पता है मैंने पूरा एक मतलब अगर टॉप पोजीशन इस प्लांट मैनेजर, वहाँ पहुँचने तक अपना पूरा करियर पाथ डिफाइन किया है उनके साथ गाइडेंस के, उनकी गाइडेंस से, ठीक है, कि मेरी रोटेशन पॉलिसी क्या होगी। मैं फॉर एग्जांपल अब मैं आई वाज सीनियर प्लानिंग इंजीनियर देयर, प्लानिंग इंजीनियर, अब मैं वर्कशॉप में मैं आया हूँ बिकॉज मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस चाहिए फॉर माई टेक्निकल ग्रूमिंग, राइट। उसके बाद मैं शायद हो सकता है 3 साल बाद मशीनरी में चला जाऊँ, इक्विपमेंट में चला जाऊँ, डिफरेंट उस पर, ताकि मुझे ऊपर की पोजीशंस के लिए मैं रेडी हूँ। इसी तरह इट्स नॉट जस्ट मी, अदर इंजीनियर्स एज वेल, रोटेशन पॉलिसी इज़ वेरी वेरी गुड देयर। आपको बताया फिर, अब जैसे आपने कहा ना कि 10 साल, अब जब तक मैनेजर ऊपर से नहीं जाएगा तो आप तो स्टक हो गए। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इस चीज़ से आप स्टक नहीं होते, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आई, अगर मुल्तान प्लांट पे अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको वहाँ भेज देंगे, सादकाबाद प्लांट पे आ गया, आपको वहाँ भेज देंगे, तो आपका करियर प्रोग्रेशन और वो सारा बहुत बेहतर रहता है। तो उस चीज़ पे तो हमें बिल्कुल, मेरे ख्याल से किसी भी एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, साथ में आपका मैं देख रहा था प्रोफाइल, आपने माशाल्लाह से होटलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आप आगे, एंटरप्रेन्योरशिप, हुंजा के अंदर, नारायण कागान के अंदर होटल बना लिए। तो ये कहाँ से ख्याल आ गया अचानक से? आप करियर अच्छा चल रहा है आपका, टाइम आपको होता नहीं, कभी सादकाबाद, मुल्तान, कभी रिक्रूटमेंट ड्राइव के ऊपर, एक्लो भी साथ से चल रहा है, तो होटलिंग का बिजनेस और ये चीज़ें कहाँ से आ गई माइंड? या पहले वो एक जीन्स के अंदर था यार, मैंने एंटरप्रेन्योरियल जो होता है ना डीएनए, या वो मौजूद था वो? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली थ्रू आउट हम लोग जॉब वाले लोग रहे हैं, ठीक है। मेरे बड़े भाई साहब ही से असिस्टेंट डायरेक्टर हाशवानी ग्रुप में, छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, ठीक है। मेरे वालिद साहब जॉब थी, सारे मतलब बिजनेस वाले तो कभी था ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको ना ऊँट रखते हो तो आपको दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं। 2017 की बात है, मुझे याद है, वालिद साहब की जब डेथ हुई ना, तो उनकी डेथ के तीसरे दिन ना एक बेवा खातून मेरे घर ही, तब मैं जीटी इंजीनियर होता था, ट्रेनी होता था। अब गांव वालों को तो ये है कि पुत्र बहुत बड़ा इंजीनियर बने हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कि बच्चा अभी ट्रेनी है, वो बच्चा अभी ना शूदर कैटेगरी में है। तो मेरे पास है, उन्होंने कहा कि जी इस तरह बेवा थी, उनके हस्बैंड की डेथ होगी, उन्होंने कहा कि बच्चे को कहीं पे काम दिलवा दें। अब मैं कहाँ काम दिलवाता, अभी खुद मैं कंफर्म नहीं हुआ, अच्छा, अब व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की जो आर्मी में थे कि यार कुछ, तो उनका यार एक दो ने मुझे कहा यार हाँ, ये जो आर्मी के बैटमैन होते हैं, उनका यार ठीक है आप भेज दो, मैं रख देता हूँ अपने पास। 13,000 रुपये उस टाइम, उनका कि 13,000 रुपये होगा। अच्छा, तो मैंने इनको देखा हुआ है, नो डिसरिस्पेक्ट, बट द वे दे ट्रीट बैटमैन्स, हर कोई नहीं करता, कुछ जूते भी पॉलिश करते हैं, मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे ये था कि हो सकता है उनको अच्छे से भी ट्रीट किया जाता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सख्त एक वो होता है। तो मैंने कहा यार एक यतीम बच्चा, कितना 17-16 साल, कितनी भी उसकी एज होगी, अगर मैं इसको वहाँ पे कर देता हूँ, कल कोई बच्चा मजबूरी में चला तो जाएगा 13,000 रुपये के लिए, कहीं मुझे ये कल को गालियाँ दे, बद्दुआएं दे कि आके भाई ने कहाँ कर दिया। अच्छा, यहाँ से जब मैंने उस टाइम तो उनको भेज दिया, मैंने सोचा कि क्यों ना वी शुड हैव समथिंग जहाँ हम इस तरह के लोगों को, अब मैं स्कूल्स में तो रख नहीं सकता, स्कूल में तो मेरिट है, अच्छा इस तरह के लोगों को मैं अकोमोडेट कर सकूँ। अच्छा, जब इधर उधर देखा तो अब मेरा इलाका टूरिज्म है, वहाँ पे मेरे एक दो कज़न उनके होटल शोटल भी हैं, तो बिज़नेस मॉडल वहाँ का मुझे पता था कि जी होटल वहाँ पे होता क्या, बिज़नेस मॉडल कि लीज़ पे आप लेते हैं फुली फर्निश्ड होटल, ठीक है, जो भी एक्सपाइज उसकी अमाउंट है पर रूम उसकी होती है, और उसको फिर आप क्या करते हैं कि उसको आप चलाते हैं। अगर आपका अच्छा बिजनेस हुआ तो यूजुअली अच्छा ही होता है, जो आपका बेस अमाउंट थी वो मतलब जो उसको देने वाली वो निकल जाती है, बाकी आपको कुछ बच जाता है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब उसका स्टार्ट जहाँ से किया,
नारायण में तो बहुत महंगे हो गए थे हम लोग, क्योंकि ना फरवरी में यूजुअली लोग ना अक्टूबर नवंबर में होटल ले लेते हैं सीज़न बंद होने से पहले। अब मैं लेट हो चुका था, नारायण में बहुत ही रेट ऊपर मिल रहे थे, तो और इतने पैसे भी नहीं थे, तो कागान से स्टार्ट किया। कागान ना नारायण से पहले आता है, कागान से स्टार्ट किया। एक XYZ हमारी एक अमाउंट उनसे तय हुई, और पैसे अब इतने थे कि थे कोई नहीं, अपनी सेविंग तो होती नहीं थी। तो उस पर ना मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे, इफ़ आई शुड नेम देम, सिकंदर, शहीर, जुनेद, निहाद, ये मेरे जो मेरे 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 दोस्त थे, अहमद बेग। अच्छा, इन लोगों के, ये लोग मेरे साथ खड़े हुए उस टाइम पे। आई टोल्ड देम, मैंने कहा यार मैं बिज़नेस में एंटर होना चाह रहा हूँ, ये मकसद है, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, शायद अल्लाह करे इंशाल्लाह, ठीक है, एक सोच लेके चले। उन्होंने कुछ चिप इन किया, कुछ मेरे पास जो थे हमने चिप इन करके हमने वो होटल ले लिया लीज पे, साल का। ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ। जो मेरे एक्लो के लोग थे ना, जो मेरे वॉलंटियर्स थे, उनको मैंने एम्प्लॉयमेंट में रखा। एक वो बच्चा भी था, ठीक है। अब उन्हें पता है कि आकिब भाई किस मकसद के लिए एंटर हुए उसमें, तो वो ज़्यादा जान मारते थे। मैं आपको बताऊं, मेरी सोच से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें वहाँ प्रॉफिट दिया, तो एक इनकरेजमेंट मिली। वही दोस्तों ने उन्हें कहा यार आकिब हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, इसको मज़ीद इन्वेस्ट करो। करते करते टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में कुछ जो दोस्तों जिनको चाहिए थे उन्हें पैसे अपने, मतलब ऑब्वियसली कहीं और इन्वेस्ट करें, जैसे भी था ऑब्वियसली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बालाकोट में का भी एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं, नारायण में अभी अब हम 2 होटल्स में हमने हाथ डाला हुआ है, हुंजा में एंटर हुए हैं, साथ में बेसर एक जगह है लुलू सर लेक के पास, वहाँ पे हमने कुछ लैंड प्रोक्योर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट लैंड जो हमने प्रोक्योर किया उस पर हम इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, अब होटल्स तो एंटर हुआ, लेकिन अब होटल चलाने के लिए अब होता ये था कि यार वो राइट पीपल चाहिए ना चलाने के लिए, क्योंकि वो तो है। उस पर थोड़ा सा मुझे फ़ायदा ये था कि मेरे भाई साहब वॉज इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो उनसे बड़ी गाइडेंस मिल जाती थी, ठीक है। सेकेंडली जो टीम थी, टीम बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मोटिवेटेड इसलिए थी कि दे न्यू कि मैं जो कमाता हूँ कहाँ जाता है। तो बिज़नेस में आने का मेन मकसद यही था, वो जो मैं कहा ना कि ऊँट रखो तो दरवाजे, तो कि यार मुझे अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी थी। एक ट्रेनी इंजीनियर की कितनी तनख्वाह होगी, अच्छी है लेकिन इतनी नहीं कि 200 बच्चा पढ़ा ले वो, राइट। मुझे अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी थी उस, ताकि मैं ये अपने सेटअप्स को चला सकूं। तो करते करते फिर एक पीछे टूरिज्म कंपनी बनाई जो कि होटल्स को खाली ना रहने दे, ट्रिप्स यहाँ पे। जब टूरिज्म कंपनी में पता चला यार ये तो कोस्टरों वालों में तो ज़्यादा पैसा है, ये तो ज़्यादा बचत है, होटलों से ज़्यादा, वैसे तो अल्लाह ताला ने वो भी चला दिया। तो इस तरह से हम बिज़नेस में आ गए, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तो बड़ा प्रोफेशनली चला। तो आगे एक्सपेंड करने का इरादा है कि डाउन द लाइन अगले साल तक जाके आपने अभी 4 या 5 आपके होटल्स हैं, इसको 10 तक लेके जाना है, और ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अच्छा खासा, या फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। देखो कई बार ना शुरू में आपको चैलेंजेस भी आते थे कि यार आपका ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंस आपके ऊपर निकल गए हैं, कहीं वो हो जाता था। लेकिन अगेन जब आप कुछ बड़ा सोचते हो ना, तो शुरू में छोटी छोटी चीज़ों से आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो डिप्स आते हैं, फिर वो पार्ट कोविड में जितना हिट हम हुए हैं ना, आपकी सोच है। मैं मकरूज़ हो गया था अच्छा खासा, मैं एक टाइम पे 36 लाख रुपए मकरूज़ हो गया था मैं, ठीक है। करना पड़ा, अल्लाह ताला ने मदद की, जिस तरह से भी करना पड़ा। कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे इन्वेस्टमेंट्स उठाई, कुछ किस तरह किया, बट अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। आई वुड लाइक टू एक्सपेंड ऑन दिस पॉइंट। 3.6 मिलियन और एक ट्रेनिंग इंजीनियर, मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं ना, तो कोविड के दौरान तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर भी अगर आप लगा लें जो भी इंजीनियर है वो अगर देखे तो 18-20 महीने उसको लग जाते हैं वो देते हुए। मतलब हम मकरूज़ हुए क्यों? पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, पैसे हमने लगा दिए हैं। अब होता ये है कि आपका सीज़न चलेगा तो रिटर्न आएगा ना, ठीक है। अब होटल लेने के लिए फॉर एग्जांपल 10 रूम्स का होटल है, 1,80,000 रुपये का कमरा है, तो 18 लाख रुपये का तो आपका 10 कमरों का छोटा सा होटल है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब हम सीज़न चलता है 18 लाख का 25-26 भी वापस आता है, इससे भी शायद ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अब पैसे दिए हुए हैं, कोविड आ गया, लोग नहीं आ रहे, तो रिटर्न तो ना आया ना। तो अब जो इन्वेस्टर है ऑब्वियसली वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, मुझे उनको भी जवाब देना है, यू नो। कईयों ने मेरे साथ खड़े हुए, मुझे मतलब अगर नुकसान का कोई बात नहीं, कईयों को मुझे करना भी पड़ा। तो लेकिन ये चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, इनसे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो आगे मकसद ये है इंशाल्लाह, व्हाट आई वांट इज़ कि पाकिस्तान में टूरिज़्म जो है ना, देखो अभी आपके इंटरनेशनल टूरिज़्म क्या है, पाकिस्तान में यहाँ पे जितने भी वो हैं, यहाँ से लोगों को बाहर भेज देते हैं। बस जी आपका ना मतलब जितने आपके ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं, ठीक है, आपका उम्रा पैकेज करा दिया। आजकल टर्की वाला बड़ा चल रहा है, थाईलैंड, ये बाकू हो गया, ठीक है। मेरा जो आगे ख्वाब है कि पाकिस्तान में लेके आए बाहर से, ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, आजकल खैर थोड़ा सा चल रहा है अप एंड डाउन, लेकिन पिछले उसमें काफ़ी टूरिज्म पे बड़ा काम हो रहा था। वो एक ब्रिटिश बैकपैकर्स का मैं देख रहा था, नंबर 1 उन्होंने ट्रैवल डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया पाकिस्तान को। पोटेंशियल इसका ये है, $100 बिलियन की इंडस्ट्री है ये,
$100 बिलियन की, और अभी हम 1% पे भी नहीं है अपने पोटेंशियल के, ठीक है। वो मैं खान साहब ही कहते होते हैं कि आपका ना हमारे पास 12 सीज़न और डिफरेंट जितनी अपॉर्चुनिटीज़, रिलीजियस टूरिज्म हो आपकी, आपका विंटर स्पोर्ट्स हो, आपका जिस तरह आपकी माउंटेनियरिंग, मतलब एवरीथिंग, ठीक है, वी हैव इट। हमें सिर्फ उन चीज़ों को टैप करना है, ठीक है। पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह आगे जो ख्वाब है कि किस तरह का हमारा सेटअप हो, पाकिस्तान में हो या दुबई बेस्ड हो, जहाँ से हम, बिकॉज दुबई बेस्ड इस वजह से कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और वहाँ पे लोगों को टैप करना ज़्यादा इजी है, वहाँ से हम लेके आए यहाँ पे एवरीथिंग हम प्रोवाइड करें, गाड़ियाँ, उनकी सिक्योरिटी हो, उनको होटल्स हो, उनका ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, और उसमें पैसा भी अच्छा है, बिजनेस भी बहुत मज़े का वो वाला, ठीक है। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली आई वांट टू सी दिस, बिकॉज अब हमने ना काइंड ऑफ अपने एक फैमिली ग्रुप बनाया है, बिजनेस ग्रुप, ठीक है, जिसमें एक एस्पेक्ट पे टूरिज़्म है, दूसरे एस्पेक्ट पे हम लोग कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग वाला भी एक एस्पेक्ट है, कुछ क्लॉथिंग वाला भी कल को हम आगे पाइपलाइन, मतलब डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, जितनी मेरी आपसे बात हुई है ना, मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप बड़ा विजन कास्ट कर रहे हो। अगर आप एक्लो की बात करो, आपने बालाकोट में जितने तमाम बच्चों को पढ़ाना है, GIK आप गए हो तो मैंने टॉप पे जाना है, फातिमा गए हो तो मैंने अब माशाल्लाह सीनियर प्लानिंग इंजीनियर आप वहाँ पर हैं, टूरिज़्म के अंदर आ रहे हैं, तो एक आपका ख्वाब है जो कि खान साहब के करीब करीब मैच कर रहा है, ठीक है। जब इतने बड़े विजन होते हैं ना, तो बंदा काफ़ी बार टूट रहा होता है, ठीक है, काफ़ी बार हर्डल्स, सेटबैक्स आ रहे होते हैं, तो वो आपकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही होती है? इंटरनल जो कहते हैं ना, आकिब को वापस करते हैं ना, दोबारा आपके शेडेड पीसेस होते हैं, दोबारा जोड़ देते होते हैं, वो कहाँ से मिलती होती है आपको? देखिए, पहले एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो क्या टूटते हैं। यस, जैसे मैंने बताया स्कूल का, मतलब उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी कि यार स्कूल ओपन है, जो आंखें तरस रही थी उस स्कूल को बनते हुए देखने के लिए, वो रहे ही नहीं, राइट। एस्पेक्ट ये तो आते हैं, फाइनेंशियल आते हैं। कोविड का मैंने बताया, जब टूरिज्म हम कर रहे थे, मैं जितना मकरूज़ हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इस सब में जो एक एनर्जी मिलती है ना, वो एक कामिल ईमान उस अल्लाह की ज़ात पे, जो यहाँ तक ले आया यार। क्या थे, मतलब कहाँ से आया हूँ मैं, मेरी हैसियत क्या है, जिसने यहाँ तक पहुँचा दिया वो आगे भी मदद करेगा इंशाल्लाह, वो हाथ नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। तो एक चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ एनर्जी देती है, जो मोटिवेशन देती है, वो तो ये है कि मेरे अल्लाह की ज़ात पे कामिल ईमान, मैं ज़ीरो पे वापस भी गिर जाऊँ, मैं उस अल्लाह पे ईमान ये होगा मेरा कि वापस मेरा अल्लाह मुझे ऊपर इंशाल्लाह लेके आएगा। कोई बात नहीं, गिरते हैं, जो कहते हैं गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, हाँ, तो गिरते हैं, कई बार गिरे हैं। उससे भी ज़्यादा कई बार ये होता है कि आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो दे वुड स्टैंड बिसाइड, वो ही नहीं साथ, ये भी ज़्यादा एक बड़ा, एक आपको ना अंदर से तोड़ती है ये चीज़, राइट। लेकिन आपका जब मकसद बड़ा है, जब आपने एक सोच बड़ी रखी है, जब आपको पता है कि यार आप हार गए, सब हार जाएगा, वो उम्मीदें टूट जाएंगी। 1200 बच्चा नहीं है, 1200 ख़ानदान है। वो उम्मीदों का अगर आपको अल्लाह ताला ने सहारा बनाया, आपकी हैसियत क्या है, वो करने वाली तो ज़ात वो है ना, आपकी क्या, हमारी क्या हैसियत है। तो आप क्यों मायूस हो रहे हो कि जब अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचा दिए तो आगे भी वही देखेगा ना। आपकी हैसियत थी 1200 पहुँचने वाली, नहीं हैसियत थी मेरी। एग्जैक्टली जो आप करेक्ट अगर निकालो ना, एक तो बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, खुदा के ऊपर होना चाहिए कोई भी काम करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना जस्ट टू गेट द अप्लॉज या एडमायरेशन लेने के लिए, तो फिर वो काम आप कह लो उसका ट्रू पोटेंशियल पे या उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करोगे। जब आप होगे ना पर्पस के, लेट से मेरा ताल्लुक पब्लिक स्पीकिंग के बैकग्राउंड से, हम जब स्टेज पे जाते होते हैं ना, तो अगर हम जाके कहेंगे ना यार वहाँ पे 500 बच्चा बैठा हुआ है, वो जाके हमने तालियां दातें लेनी है, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब जाके अगर आपने अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने टॉपिक पे डाल दिया, जो मैं यहाँ पे आया हूँ कि इंटरव्यू में कैसे बेहतर बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, अब उस पर मैं करूँगा तो लिटरली आपका कहते हैं ना एवरी पीस ऑफ यू, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके माइंड थॉट प्रोसेस, सब कुछ अलाइन होता है, वो जाके आपका वो एक प्रोडक्ट निकल रहा होता है। तो क्लैरिटी इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो मैं इसमें ना एक कमेंट करना चाहूँगा सुहेब। अनफॉर्चुनेटली ना हमारी जो यूथ है ना, ये चीज़ फुकदान है। मैं आपको बताऊँ, इसको मैं कहता हूँ करियर काउंसलिंग कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरी होती है हमारे बच्चों के लिए। अब होता क्या है, FSC तक मैट्रिक में देखते हैं, जितने नंबर आएंगे तब देखेंगे क्या करना है। FSC आएगी, अब तब देखते हैं कि इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग लेने या मेडिकल लेना, अच्छे नंबर आ गए तो डॉक्टर पर, वो समझते हैं डॉक्टर बन जाएंगे। FSC में मार्क्स आते हैं, फिर देखते हैं यार अब क्या करना है। ठीक है, देखो कोई पता नहीं होता, फिर किसी भी डिग्री में चले जाते हैं, वो भी करते करते। ये ना मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना एक उड़ते शॉपर की मानंद होते हैं ये लोग, जिनका लाइफ का पर्पस अगर नहीं होता ना,
हवा जिस तरफ लेके चली गई, जहाँ पे अड़ा दिया, जिस टहनी पे अड़ा दिया, अड़ गए सारी उम्र, वहीं अड़े रहते हैं, रिटायर होके कहीं से लाइफ गुजार लेंगे। ठीक है, बेहतर क्या है यार? एक मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो शाहीन का वाली मिसाल है ना अल्लामा इकबाल की, ठीक है, मैं एफएससी तक तो सिर्फ हम शेर पढ़ने की हद तक और याद करने की हद तक मुझे इकबाल के शेरों का मतलब यही था। ठीक है, कभी समझा ही नहीं। जब मैंने स्टार्टेड इकलो, मैंने इकबाल के शाहीन को पढ़ना शुरू किया कि वाई डज इकबाल से कि आप शाहीन बनो। तो जस्ट मैं ना आपको इसकी ना छोटी सी थोड़ा सा एक्सप्लेन कि इकबाल का शाहीन का क्रक्स क्या है क्या। देखो कभी भी ना नेट जियो पे देखना या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देखना, ठीक है, अब वो शाहीन सबसे पहले क्या करता है कि वो ना सबसे पहले ख़ुद को बहुत ऊपर ले जाता है, आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। ठीक है, वो ये ना लोकल ये जो परिंदे होते हैं ना, इनके साथ नहीं मिलेगा, ये कब ना भाई लेवल ही नहीं बॉय का। ठीक है, सबसे ऊपर ख़ुद को पहले ले जाता है। ठीक है, जब वहाँ पहुँचता है ना, फिर वो अपना टारगेट सेट करता है, अपना शिकार जो है उसका वो सेट करता है। ठीक है, वैसे नहीं उड़ रहा होता, अपना टारगेट जब सेट कर लिया उसके बाद वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, जो मर्जी हो जाए, हार नहीं मानता। मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक पहाड़ की चोटी से, शायद वो आपने देखी हो, वो बकरा उससे कितना बड़ा, एक बकरे को दबोचता है, कलाबाजियाँ खाता 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 अपने ऊपर वो दर्द बर्दाश्त करता है और नीचे तक आता है, दबोच लेता है और आखिर में छोड़ता स्टिल नहीं है। ठीक है, तो वो सब खुद पे बर्दाश्त करता है अपने मकसद के लिए, अपने उस प्रे के लिए। ठीक है, आखिर में उसको अचीव कर लेता है। एक उस पे सिर्फ वो अपनी ना फ्लाइट को पोस्टपोन करता है जब उसके बच्चों पे कोई मुसीबत आ जाए, अब उनको ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ठीक है, शाहीन तो ये करता है, वाह व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस, व्हाट इज़ द लेसन फॉर द यूथ, हमारे लिए क्या है इसमें यार? इकबाल क्यों हमें कहते रहे अच्छे खासे इंसान है, वैसे शाहीन बने हैं। देखो, सबसे पहले अपनी सोच को इतना बड़ा करो, इतनी ऊंचाई पे अपनी सोच को ले जाओ कि तुम्हें ये जो डिफरेंसेस हैं ना, ये जो डिविजन्स हैं ना, कल मैं देख रहा था एक जनावाला में वाक़या हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? हमारी सोच छोटी है यार, हमें बर्दाश्त ही नहीं है। राइट, सबसे पहले अपनी सोच को इन तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, इनसे आज़ाद करो। जब आपने आज़ाद कर दिया, ठीक है, उसके बाद अपनी लाइफ का मकसद ढूंढो। करना क्या यार लाइफ में? अल्टीमेटली अचीव क्या करना है, पाना क्या है लाइफ में? जब वो मकसद आपने सेट कर लिया, ठीक है, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ो, जो मर्जी हो जाए, आप ज़मीन ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, जितने मर्जी खुद पे ना आपको बर्दाश्त करने हैं ना, जुल्म सहने हैं, ठीक है, आपको मुश्किल हालात देखने हैं, फिर हार नहीं माननी है, फिर लगे रहना है। सवाल ही नहीं पैदा होता, यू डोंट गेट टू अचीव इट, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मौके पे पोस्टपोन कर लेना थोड़ी सी फ्लाइट, जब आपके घर वालों की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपकी वालदा घर में बीमार हो और आप कहीं और ही निकले हुए हैं, अल्लाह ताला ने वो भी पूछना है। तो जब आप अपनी लाइफ का मकसद नहीं अचीव सेट जब तक नहीं करोगे ना, हो अब फिर किस तरह चलोगे आप? वो फिर उड़ता शॉपर ही हो। वो कहते हैं ना, ओनली डेड फिश गो अलोंग द फ्लो। जो जिंदा मछली होती है वो अपना रास्ता बनाती है, मरी हुई मछली जैसे पानी के थपेड़े जहाँ लेके अड़ गए, बस ऐसे ही होता है। अब बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। पाकिस्तान के कल्चर सोसाइटी के अंदर ना 80-90% लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका एक लाइफस्टाइल थोड़ा सोशो इकोनॉमिक थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लें, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए, अच्छी एजुकेशन आ जाए। करने के बाद ना जो 5 या 10% लोग जो जिनके पास ये अचीव कर लिया हुआ है, वो तलाश है सुकून के, फिर वो बात करते हैं पर्पस की। अगर 80% को पता लग जाए ना यार, जो तुम भाग रहे हो, ये तुम्हें डाउन द लाइन तुम्हें मिल ही जाना है किसी न किसी सूरत के ऊपर, अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी रिस्क की ली हुई है। तो वो पर्पस उस पॉइंट पे इंकलकेट करना ना बड़ा ज़रूरी है। जब हम कहते हैं पाकिस्तान के यूथ तकरीबन 30% मेरे ख्याल से जो है 60% 30 एज से नीचे फॉल करती होती है, बड़ा बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पे एक लैग करती होती है। तो पॉइंट ये है कि आपका विजन बड़ा अच्छा है एक्लो के पर्सपेक्टिव से, आपने बालाकोट में अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम यूथ को कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली एक आकिब जावेद, एक सुहेब या एक्लो नहीं काम कर सकती, हमें मिल के काम करना पड़ेगा, वो सोच को इंकलकेट करवाना पड़ेगा ताकि जाके बंदा खुद जाके एक्शन ले। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले सुहेब ना मैं एक और पॉइंट टच करना चाहूँगा इस पे। देखो, अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है ना, दैट इज़ अराउंड 54% या इसी के अराउंड है, 50s में है। ठीक है, डू यू नो ये किस बेसिस पे है? वो लोग जो अपना नाम लिख या पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा हमने डिक्लेयर, यानी कि 46% लोग या 40+% लोग अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते। तो एक तो इतना हम लोग इलिटरेसी का ये हाल है।
अब जो 54% है वो भी मैंने जैसे बताया, वो भी सिर्फ कौन लोग हैं जो अपना नाम पढ़ या लिख से उनको हमने डिक्लेयर कर दिया कि आई माइट बी रॉन्ग इन द फिगर्स, बट मैं ओवरऑल एक जो मैं बात बताना रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और सर्वे मैंने देखा, इस मुल्क में जो अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ना सिर्फ एज ऑफ नाउ जो पढ़ लिख के अच्छी पोजीशंस पे चले गए, बाहर हैं, इधर हैं, जहाँ मर्जी हैं, ठीक है, दे आर लेस देन 3%। जो आप मेरे जैसे लोग हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो अच्छे इदारों में पढ़े हुए हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, दे आर लेस देन 3%। 1 करोड़ से भी नीचे वो आवाम है, ठीक है। अब मैं ना उस जो 3% जो क्रीम है ना, ज़रा सी उसकी मैं 2 बातें उस पर मैं करना चाहूँगा। देखो, मेजॉरिटी ऑफ दैट 3%, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ 3% में 2 तरह के लोग हैं। एक वो अवाम है, एक वो अगेन वो कि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अच्छे उसमें एक तरह के वो लोग हैं उस 3% में जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने आगे लाइफ में आगे क्या करेंगे। वो वजह, वो अपना पोटेंशियल ही नहीं एक्सप्लोर कर रहे। वो उनकी सोच है कि यार मैं अकेला लाइफ में मैं क्या चेंज ले आऊँगा, मैं क्या कर लूँगा लाइफ में, मैं कौन सा मुल्क चेंज कर लूँगा अकेला, राइट। मैं आपको जस्ट उनका पोटेंशियल बताऊं। पढ़े लिखे लोग हैं, एक गली मोहल्ले में खड़े होकर बात करें ना, 50 बंदा खड़े होकर सुनेगा, यार चुप करो जरा, पढ़ा लिखा बात करे, दैट इज द इन्फ्लुएंशियल पावर, दैट वो इसको एक्सप्लोर ही नहीं करते। वो ये समझते यार मैं अकेला क्या कर लूँगा, ठीक है। तो एक तरफ तो आपकी जो क्रीम है उसमें एक ये माइंडसेट है, जब ये लोग अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, हाउ वुड दे कम टू नो व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के अल्टीमेटली अपनी टॉप जो उस पोजीशन कैसे पहुंच सकोगे, अपने पोटेंशियल को कैसे अचीव कर सकोगे। तो एक तो ये तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनको अपना पोटेंशियल भी पता है, जिनको ये भी पता है कि यार मैं जो हूं ना, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन वो लोग कहते हैं पाकिस्तान में रखा क्या है, यहां मैं रह के क्या अपने आप को ज़ाया करूं। मैं अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई मीन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूथ, डिफरेंट ज़्यादा। अभी सिर्फ पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा 1.2 मिलियन आपका ब्रेन ड्रेन हुआ है। क्यों? ऑब्वियसली उनका सारा कसूर नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काम है, ये जो भी है, ठीक है। बट मैं सिर्फ वो जो एक अलमी है वो बता रहा हूँ कि वो जो आपका अच्छा क्रीम का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो निकल रहा है। वो कहता है यार बस अच्छी सी डिग्री पर निकलो, बाहर मुड़ के देखो नहीं कहाँ से आए हो। आप मुझे बताओ, एक मुल्क है, उसकी क्रीम अगर या तो खुद को यूटिलाइज नहीं कर रही, ठीक है, या तो वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जो भी है, या अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो मुड़ के वापस देखा कि फिर कह रहा हूं सब नहीं, उनमें भी बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से आप तरह के लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस मुल्क को उठा रहे हैं, और शायद ये मुल्क अभी तक चल ही इस तरह से रहा है। लेकिन मेजॉरिटी स्टिल, तो अगर उस 3% की मैं बात करूं, वो इस तरह सोचेगा तो बाहर से तो किसी ने नहीं आना इस मुल्क को उठाने के लिए। उस 3% को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को उस 3% पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको इस मुल्क में भले बाहर भी हों एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, बाहर रह के इस मुल्क को के लिए काम करें। बाहर से कोई भी नहीं आएगा इस मुल्क को उठाने के लिए। बाकी 97% इज लुकिंग अप टू यू। आपने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आप बिजनेस स्टार्टअप्स करें, आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, आप और 10 तरह से उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। तो हमें ये जो 3% है ना, हमें इस पे जान मारनी पड़ेगी, जो पिछले कुछ अरसे में ब्रेन ड्रेन हुआ है। क्यों हुआ है? वी नीड टू लुक अप। लेकिन इसमें इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ना। वो एक तो चलें ठीक है, आपका क्रीम मौजूद है, लेकिन वो कहाँ पे आके फिक्सन होगा? आपकी जॉब्स हैं नहीं, इंडस्ट्री आपके बंद हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी रुपया डी वैल्यू हो रहा है, और वो चीज़ें पूरी स्टेट लेवल पर चीज़ें आके आ जाती होती है ना। एक बड़ी अलार्मिंग फिगर मैं देख रहा था, हम कहते होते हैं तकरीबन पाकिस्तान जो है बड़ा, एक यूथ बहुत ज़्यादा है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा एक पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उसको डायरेक्शन नहीं दी हुई। हमारे इतने इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसके आप कह लो कि उसको अच्छे एक तालीम दे सके। पाकिस्तान में तकरीबन आपका जिसकी एज 5 साल से 17 साल के दरमियान है, तकरीबन 30% बच्चा बनता है, और पाकिस्तान की अभी तकरीबन पॉपुलेशन तकरीबन 240 मिलियन है। तो डैट मेक्स 72 मिलियन आपका तकरीबन आपका इस कैटेगरी में फॉल करता होता है। 72 में से 23 मिलियन बच्चा, ये 4 साल पुरानी रिपोर्ट है, 3 या 4 साल, आपका आउट ऑफ स्कूल है। ये चीज़ बढ़ गई है, कोविड आया है, आपका फ्लड आया है, आपके नेचुरल डिजास्टर आए, बढ़ रही है।
आई डोंट नो कि हम कहते तो हैं कि यार पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, लेकिन आप कैसा फोरकास्ट करते हो कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? इन एक्लो आप स्कूल बना रहे हो, आपकी काफ़ी ताल्लुकात है गवर्नमेंट के साथ, अक्सर कॉन्फ्रेंस में जा रहे होते हो, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, एक चीज़ वेरी ब्राइट, मैं वन लाइनर अगर आप मुझसे पूछें, इट्स नॉट जस्ट कि मैं एग्जैजरेट करके पाकिस्तान का वेरी एग्जैजरेट करके ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, नहीं। पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, लेट मी बी वेरी क्लियर। अब होगा कैसे, मैं ज़रा उससे बात करूँ। देखो, जो मेजर हमारा प्रॉब्लम है दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। आप जैसे ही आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, भले शॉर्ट स्पैन में आए, आप पिछली 2 टर्म्स को सिर्फ आप देखो, ठीक है। इस मुल्क की पोटेंशियल था तो वो 2013 से 18, रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी आई है, रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी आएगी, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2013 से 18 का आप देखो, अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट 5.4 पे ग्रोथ पे पहुंच चुकी थी, बिकॉज योर कंट्री हैज़ दैट पोटेंशियल। आप 18 से ऑनवर्ड्स देखो, अल्टीमेट जो कोविड भी आया, इंतहाई बुरे हालात भी, आपकी एक तरफ अफगानिस्तान की सिचुएशन थी, आपका कोविड था और 20 मसले थे, येट आप अल्टीमेटली 6% ग्रोथ पे पहुंच चुके थे। दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल ऑफ योर कंट्री। अपॉर्चुनिटीज़, मुझे याद है फैसलाबाद में आपके पास कारखाने जो थे, हम लोगों ने बांग्लादेश, इंडिया से हम ऑर्डर्स ग्रैब करके हम ले आए थे। दैट वाज आवर पोटेंशियल। हमारे पास मजदूर कम पड़ गया था फैसलाबाद में। तो पॉइंट क्या था, जो भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जब ये अब जैसे अभी हुआ, पिछले जब भी हुआ, ठीक है, इंस्टेबिलिटी चल रही है ना, ठीक है, हुआ क्या, हमारा डॉलर कहाँ चला गया, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू होगी, बाकी 20 मसले हमारे आना शुरू हो गए। तो मैं जस्ट ना आपके इस मीडियम को यूज़ करते हुए, देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट है, रिगार्डलेस ऑफ जो भी पार्टी है, खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जो भी हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी जुडिशरी, एवरीबडी, देखो, हमें इंटरनेशनली खान साहब का कैरिज्मा भी चाहिए, हमें शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, हमें सिराजुल हक साहब की किफ़ायत शुआरी भी चाहिए, हमें बिलावल भुट्टो साहब की, जैसे कहते हैं ना, यंग एनर्जी भी चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग एक मजबूत जुडिशियल सिस्टम भी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता जो हम में एक अदम बर्दाश्त है कि हमारे पॉलिटिकल ये जो एक डिवीज़न आ रही है ना, जिसकी वजह से एक्चुअली इंस्टेबिलिटी है, हम क्या कर रहे हैं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर रहे दूसरे को। मैं जिसे सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको फरिश्ता बना देता हूँ, दूसरे को मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपके साथ आपका मुल्क है, ठीक है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप उनका देखें, एक स्टेबिलिटी है ना, ठीक है, आपका एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे? आई विश देयर वॉज सम ब्रदरली कंट्री ऑफ आवर्स जिसके लीडर यहाँ पे आए, इन सबको बिठाएं, कान से पकड़ के, खुदा का वास्ते बैठो, तुम्हारा मुल्क नीचे जा रहा है, बैठो आपस में, देखो क्या कर रहे हो तुम लोग। हम ये सारे, वाई डोंट वी हैव, कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो ऐसे नहीं कि ऑपोजिशन में सारे फिर फारेगी लोग होंगे, उधर भी अच्छे लोग हैं। ऑपोजिशन में कोई आ जाता है, वो ऑपोजिशन में भी रह के अपनी बहुत एक पॉजिटिव वो यूटिलाइज कर सकता है अपनी एनर्जीज को। गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो, अच्छा काम करें यार, कल को अवाम को लेट पीपल डिसाइड, वो नहीं अच्छे, आप आ जाएंगे, लेकिन एक आ गया, उसको चलने तो दो ना यार। अभी तक एक भी प्राइम मिनिस्टर हमारा 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो ये बेसिकली, मैं आज के दौर में अगर मैं कहूँ ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, तो भाई ये, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हमें, हमारे लिए सारे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। खान साहब, अगर अभी इलेक्शन खान साहब आते हैं तो वो भी दूसरों को ना गाड़ें ज़मीन में, दूसरे अगर गवर्नमेंट आ रही है तो वो भी खान साहब को अभी जो चल रहा है वो भी ना हो, ठीक है। हमारे इदारे ये अपना ज़बरदस्त काम करें, वी नीड ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऐसे नहीं हो सकता कि बस यही अच्छा और वो नहीं अच्छा, राइट। हर इदारे का, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्ट्रेंथ है। क्यों नहीं हम आपस में बैठ के उन स्ट्रेंथ्स को आगे लेके आते हैं, उन स्ट्रेंथ्स, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, हर है तो सारे पाकिस्तानी है ना यार, ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तानियत तो है ना दिल में, राइट। करना तो चाहते हैं ना पाकिस्तान के लिए अच्छा, तो क्यों नहीं बैठते यार हम? क्यों हमने इतना डिवीजन हमारे दरमियान हो गए हैं? तो वन लाइनर आंसर, पाकिस्तान हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। द डे इंशाल्लाह हमारी स्टेबिलिटी होगी, मैंने आपको अभी पिछले 2 टर्म्स के बताया, आप देखेंगे इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली compete भी करेंगे। हमारे लोग आज भी, मैं अभी स्क्वॉश का देख रहा था, वो जूनियर माशाल्लाह वो चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, हमारे स्नूकर पे, हमारे स्पोर्ट्स पे, हमारे बाकी
आज के दौर में भी जितनी इंस्टेबिलिटी अभी हमारी है, इसके बावजूद भी हमारा ये पोटेंशियल है यार। तो इंशाल्लाह जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ स्टेबिलिटी होगी, इंशाल्लाह हम बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। सिस्टम को चलने दिया जाए, उसके बाद जाके वो आपका एक मैसेज क्रिएट करेगा जो कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये, ठीक है पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी आ भी जाए, आपके पिछले 2 डेकेड बड़ी अच्छी गुजर रही थी, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने वो पॉलिसीज नहीं देखी जो कि पाकिस्तान का रियल में जो मसला हल कर रहे हो। एजुकेशन एक वो चीज़ है जो कि आप कंट्री को अपलिफ्ट कर सकती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि आज आप कर रहे हो, शायद 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाके वो नजर आएगी सामने जाके। अगर पाकिस्तान का इतना परसेंटेज स्कूल से बाहर है, सिर्फ स्कूल से बाहर है, पढ़ना कैसे पढ़ाई हो रही है उस पर क्वेश्चन मार्क है, वही बाहर है, तो वो जाके बाद में मतलब 10-20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? इशू क्या है ना, इशू अगेन वही है ना, हमारे फोकस ही एरियाज ये नहीं रहे ना। हमारे फोकस तो ये रहे कि हमने अपने ओपोनेंट को कैसे नीचे करना है। हमारा देखो, जब चीज़ें स्टेबल होंगी ना, हमारा फोकस, मुझे याद है 2013 ये आतिफ खान यूज्ड टू बी वेरी गुड एजुकेशन मिनिस्टर केपीके में, ठीक है। केपीके के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे टीचर्स जाते ही नहीं थे, फोकस आया, थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट थी ना, ठीक है। मैं पीटीआई की जस्ट बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पंजाब में इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था उस टाइम पे, ठीक है। जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, उस टाइम पे केपीके में याद है कागान में जो लोग वहाँ पे क्या करते थे, उन्होंने लड़के रखे होते थे, अपनी हाजिरी लगवा देते थे, ठीक है, और कोई टीचर जाता ही नहीं था स्कूल। दे मेड वेरी गुड सिस्टम्स, आपके बायोमेट्रिक लेके आए, आपके तालीम जितनी हमने इम्प्रूव, जो डेल्टा हमने देखा था ना यार 5 सालों में, जो डेल्टा हमने पुलिस रिफॉर्म्स में केपीके में देखा, मैं केपीके बुला मैंने देखा, हमने मेरे अपने कई लोग डेली मिलने वाले वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट्स आई, जो डेल्टा अगेन जो चेंज जो हमने देखा कि पहले क्या था, आपके पटवार खानों के सिस्टम बेहतर हुए, पुलिस सिस्टम बेहतर हुए, कर सकते हैं। और अगेन जिस दिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी आएगी, हमारा फोकस दूसरों को नीचे दिखाने से, जब हमारा इन इश्यूज़ पे आएगा ना, सवाल ही नहीं पैदा होता हम अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व ना कर लें। इस कौम में इतना पोटेंशियल है, कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आप गवर्नमेंट का आपकी सिस्टम्स बने हुए हैं, आपके हर इलाके में स्कूल्स तो हैं, आपको उनको मोबिलाइज करके उन्हीं जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उनको आप क्वालिटी बेहतर करके, एक तो आप इनरोलमेंट अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे बड़ा चंक जो है ना, मुझे याद है हमने ना 2015 में एक वर्किंग क्या थी कि हमें ना हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि इस तरह जी, तब ये खान साहब की अहलिया होती थी, वो तब बनी थी केपीके की ना एम्बेसडर, स्ट्रीट चिल्ड्रन एम्बेसडर बनी थी। उन्होंने कहा कि जी उनसे शी वांट्स टू मीट यू और आपने ना कुछ वर्किंग करें। तो हमने ना उस तनाजुर में हमने एक वर्किंग की। वर्किंग क्या थी कि जी टोटल उस टाइम 15 लाख बच्चा केपीके में आउट ऑफ स्कूल्स था। केपीके की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के फैक्ट्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 15 लाख के आराम था। उस टाइम नया 97 अरब रुपए का बजट ये लोग 32 अरब से ले गए थे, बढ़ा दिया था बजट, ठीक है। इसी हमने वर्किंग क्या की, हमने कहा इस 15 हम कुछ इस तरह की, देखो अभी हमारा क्या लॉ हमारा कहता है कि भाई आपके बच्चा पढ़ना चाहिए, कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, एंड एनी पर्सन हु डिप्राइव दोज किड्स ऑफ द बेसिक राइट्स वो कल्प्रिट है। आपके सामने पुलिस वाला खड़ा होता है, आपका क्या कहते हैं इसे, कोई भी उसको मजदूरी पे लगाता है, कोई पकड़ता है? नहीं पकड़ता। पहली चीज़ आपकी लॉ इन्फोर्समेंट का एक एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ आपके एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर करना, और तीसरी तरफ एक हमने उसमें रिकमेंड किया था कि एक थर्ड पार्टी हो जो इनको अलाइन करे और इनको डिफरेंट सर्विस करे और स्टैट्स दे। मैं आपको बताऊं 2 साल में अगर तो ये हम कर ले, उसमें ये था कि हमने उन बच्चों के लिए कुछ वजीफ़े भी रिकमेंड किए थे कि हम बच्चों को वजीफ़े दें, ऑल्दो हम कभी वो मटीरियलाइज हो नहीं सका, कभी हम मिल नहीं सके उस तरह से। फिर हमने इसको मटीरियलाइज इस तरह होना था कि जी उन बच्चों को घर, बिकॉज वो मजदूरी क्यों करते हैं घरों में राशन पूरा करने के लिए, तो हमने एवरेज एक कुछ हमने वजीफ़े भी रखे और विद इन दैट बजट आ रहा था। तमाम और इनरोलमेंट हमारी बढ़नी थी, उन सारों को उठा के एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट जो है, एजुकेशन इमरजेंसी जब लग जाती, कोई भी बंदा अगर बच्चों को एम्प्लॉय करता अगेंस्ट लॉ उस पर सख्त सजाएं रखते। बच्चों के पेरेंट्स के लिए कोई हम इस तरह का ना रखते, कोई वजह ना रखते कि वो बच्चों को स्कूल ना भेजे, कि एक तरफ उनको भी वजीफ़े दे रहे हैं, बच्चे स्कूल आते, ठीक है। तो एक एजुकेशन इमरजेंसी का हमने वहाँ पे किया और हमने देखा कि 2 साल में इनरोलमेंट हमारी 80% तक हो जानी थी। ये हमने उस टाइम पे जो वर्किंग की थी। तो मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि ये तो अभी एक प्राइवेट, मतलब हमारा अभी वो शायद हमारे पास इतने स्टैट्स या इतने वो नहीं होगा जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज नहीं है जो गवर्नमेंट के पास होते हैं। अगर हम एक वर्किंग करके हमें ये लग रहा है कि हो सकता है, तो गवर्नमेंट जब अपनी प्रॉपर फोकस अगर इस तरफ लेके आएगी तो क्यों नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है। पॉइंट वही है कि पाकिस्तान के लोग टैलेंटेड है, लेकिन वो जाके पाकिस्तान में सर्व करेंगे तो बात है ना, वो जाके अमेरिका, यूरोप और बाहर मिडिल ईस्ट में जाके सर्व करेंगे। उनको लाके आप एम्पावर इतना कर दो और इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दो। जो मैं जितने ऑब्जर्वेशन जो मेरी पहुंची है ना, पाकिस्तान में हर हुकूमत में, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या फिर डेमोक्रेटिक हो, फंड भी आपको मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको इनिशिएटिव भी लेते होते हैं, हर कोई चाहता है पाकिस्तान। लेकिन बात क्या है, अपने अपने स्टेक इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दें। ये सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही ना कर पाए, पॉलिटिकल जितने जनरल कुछ कोई ना कर पाए, तब जाके वो दायरा पर ग्रो करेगा। इंडिया में आपके सामने आईटीयू का एग्जांपल है, कितना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोर्ड इंडिपेंडेंट है वहाँ के सारा। ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, अगेन मैं केपीके की ज़्यादा मिसाल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं इनको काफ़ी करीब से जानता हूँ, मैंने देखे भी हुए। जैसे मैंने आतिफ खान की बात की, ही डिड वेरी गुड एंड, और हमें सामने चेंज नज़र आ रहा था कि यार वाकई में, और ख़ुद लोग स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू हो गए थे। ठीक है, अभी झगड़ा साहब ने अभी इस पर जो आपने बोर्ड की बात की ना, रिसेंटली मैं पिछले जब ये थे यहाँ पे, तो एक इन्होंने ये जो सरकारी अस्पताल थे ना, इनको भी इसी तरह के बोर्ड्स में लेके आने की कोई बात की, इस तरह का कुछ था। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग उसको भी रेजिस्ट, चेंज को हमेशा हम रेजिस्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली आप जब उन तमाम स्टेक होल्डर्स के जब आप गिले शिकवे दूर कर लें तो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो पॉइंट इज़ कि देखो अभी भी फिर जो हेल्थ कार्ड, मतलब वन ऑफ द वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव्स, ठीक है, जिसमें एक गरीब, क्योंकि मैं लोगों के ना, हम लोग कई केसेस आते हैं, किसी का क्या मसला है, मतलब हेल्थ रिलेटेड, हम लोग इन लोगों की मसाइल हमें पता है, तो अब वो एक बंदा अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाता है, उसका मुफ्त इलाज हो जाता है। कहने का मकसद इसी मुल्क में हुआ ना, पोटेंशियल है ना इस मुल्क में। कब? जब हमारा फोकस होगा, जब हम एक मसले को मसला समझेंगे और उसको हल करने की नीयत बांधेंगे। जब हम ये नहीं कहेंगे यार हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो मुल्क है ही ऐसा, ये तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये अनफॉर्चुनेटली पेसिमिस्टिक एक जो अप्रोच है ना, ठीक है, जब हम ठान लेंगे ना, हमने करते होती हुई चीज़ें देखी हैं यार, तो इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह, स्टेबिलिटी जब होगी इंशाल्लाह। चलिए, होप सो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अच्छा आगे भाई, आप यहाँ पे आए हैं तो आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि यू हैव बीन वेरी इन्वॉल्व इन द यूथ कॉन्फ्रेंसेस ना, आपको मतलब मलेशिया, बाकू, दुबई, रशिया वगैरह। तो बेसिकली हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू गेट द एक्सपोजर। बेसिकली वो कैसे, एक तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और एक बच्चा जो कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर है और ही वांट कि मैं भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करूं, तो वो किस तरह से अपने आप को इनेबल कर सकता है, या क्या 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 वो चीज़ें कर सकता है ताकि वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाए? जी अच्छा, देखो पहली चीज़ तो ना, मैं आई हाईली रिकमेंड आर यूथ, पढ़े लिखे हों जो लोग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना आता है, जिनके पास अवेयरनेस है, ठीक है, कोई भी है। देखो अब आपका लर्निंग कर्व कभी भी ख़त्म नहीं होता, और जितना आपका एक्सपोजर बाहर ट्रैवल करके मिलता है, जितना आपका एक्सपोजर लेवल बाहर डिफरेंट तरह के लोगों से मिलके मिलता है, ठीक है, आप कॉन्फ्रेंसेस में जब जाते हो, वहाँ पे हर मुल्क, मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, आप उनसे मिलते हो, आपकी कल्चरल एक्सचेंज होता है, आप एक दूसरे से सीखते हो, ठीक है, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके मुल्क में, आप उनसे डिस्कस करते हो सकता है दे हैव सम सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज़ उस टाइम पर, वो कोई उन्होंने बेहतर तरीके से उसका रिजॉल्व किया हो आपकी पर्सनल लाइफ में कई। तो पॉइंट इज़ कि आपको अपना एक्सपोजर जो है ना, वो बढ़ाना हमेशा चाहिए आपको ना, वरना आप कुएं के मेंढक होकर रह जाओगे। आप ना बस जो आपको आसमान दिख रहे, बस वही आपके लिए ज़मीन आसमान वही है, ठीक है, गेट आउट ऑफ इट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, देखें दुनिया क्या कर रही है। दुनिया अगर देखो, अगेन बेंचमार्क करो खुद को बेस्ट के साथ, जो अगर वो हमसे आगे हैं कई चीज़ों में, ठीक है, देखो तो सही वो कर क्या रहे हैं, कैसे आगे हैं, उनमें उनके कल्चरल, उनमें क्या पॉजिटिव्स हैं, उनके बाकी एट्रीब्यूट्स कौन से हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनसे क्यों नहीं सीखें हम, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन लकीली आई बीन एसोसिएटेड विद अ बॉडी, फ्यूचर टीम पाकिस्तान के नाम से। फ्यूचर टीम पाकिस्तान बेसिकली क्या है? इट इज़ अ चैप्टर ऑफ फ्यूचर टीम वर्ल्ड हैविंग इट्स रूट्स इन मॉस्को, रशिया में, ठीक है। रशियन गवर्नमेंट 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है यूथ मोबिलाइजेशन में, सारी दुनिया में यूथ लीडर्स को आइडेंटिफाई करके हर साल बड़े बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स हो रहे हैं। अभी एक और 2024 मार्च में आ रहा है, वर्ल्ड यूथ फोरम के नाम से। कहने का मकसद, व्हाट रशियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट नाउ, इसकी पूरी दुनिया की यूथ को अपनी तरफ मोबिलाइज कर रही है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे लोगों के लिए, ठीक है, हमारी यूथ के लिए। अभी भी एक अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक डेलीगेशन, हमारा फ्यूचर टीम का डेलीगेशन, अभी वो आज ही मॉस्को पहुँचा है, 20 लोगों का डेलीगेशन गया है, ठीक है। इसको हेड करें दानियाल हयात, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, और हम एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम उनके साथ हेल्प कर रहे हैं इस सारे को। देखो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं,
इवन इफ जस्ट आई टॉक अबाउट यूथ मोबिलाइजेशन के लिए, इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यूचर टीम पाकिस्तान ना, तो हर साल सैकड़ों यूथ जो हाई पोटेंशियल यूथ है उसको आइडेंटिफाई करती है फ्यूचर टीम पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर इंटरव्यूज प्रॉपर प्रोसेस से उनको मतलब मेरिट पे उनको सेलेक्ट करती है और उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करती है जहाँ वो जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। फ्यूचर टीम ने एक हमारे GI से ना एक नक्श बैंड के हमारे गिटारिस्ट थे अवैस काज़मी, उनको फ्यूचर टीम ने एक अपॉर्चुनिटी दी। एक यहीं पे स्टेवरोपोल में रशिया में एक था इवेंट था, तो व्हेन ही वेंट देयर, उस बंदे का क्या टैलेंट था, प्लेटफॉर्म उनको मिला, ठीक है, राइट, उनको प्लेटफॉर्म मिला, उसने वहाँ परफॉर्म किया। आउट ऑफ 90 कंट्रीज ही केम ऑन टॉप, नंबर 1। मतलब मुझे याद उन्होंने जब अल्लाह ही वॉज परफॉर्मिंग देयर, मुझे वहाँ के डिफरेंट हेड्स ऑफ डेलीगेशन, आई वॉज द हेड ऑफ डेलीगेशन तब, तो मुझे डिफरेंट हेड्स ऑफ डेलीगेशन का मैसेज आया कि व्हाट अ टैलेंट यू हैव ब्रॉट, क्या टैलेंट लेके आए हो, समझ रहे हो। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी जब उनको मिली तो लास्ट में ना एक कॉन्सर्ट था एकॉन का, तो हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र की तब बात थी कि हमें वहाँ के रशियन काउंटर पार्ट्स ने कहा कि जी वुड यू लाइक कि इफ़ योर गिटारिस्ट ओपन्स फॉर एकॉन, और हम हवाओं में मतलब कि ना पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, आगे कौन है भाई उसके लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह का टैलेंट हमारा यहाँ पे है जो जब दुनिया में जाता है तो झंडे गाड़ते हैं यार, और भी बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज़ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना ज़रूरी है मेरे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए। हम लोग अगर इतनी यंग एज में अगर आपको ये लग रहा है आप इस तरह के डिफरेंट विजन पे हो, तो इस वजह से है कि शायद कहीं ना कहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ने हमें इस तरह डेवलप किया है कि हम जब दुनिया को देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो वी शुड अवेल दोज, और उसमें अगेन फ्यूचर टीम इज़ प्लेइंग वेरी गुड रोल। इसी तरह ग्लोबल शेपर्स भी हैं, कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं, बट ये है कि हमें लाजमी अवेल करना चाहिए। बाय एंड लार्ज वो क्या ट्रेड्स देखते होते हैं कैंडिडेट के अंदर ताकि वो एटलीस्ट गेट थ्रू हो जाए प्रोसेस के अंदर ना। अगर लेट्स से कोई बच्चा टारगेट करता है कि यार एक जिस तरह आपकी मार्च के अंदर आ रही है रशिया के अंदर, और वो अच्छी इंस्टीट्यूट यूटी लाहौर से लेट्स से वो है अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वो चाहता है इंटरनेशनल एक्सपोजर ले आए, ठीक है, वो सोसाइटी वगैरह में भी, तो वो किस तरह से चीज़ें अपने को प्रिपेयर कर सकता है फॉर दैट। एक चीज़ तो ये है कि इसमें कोई जितने भी अभी तक हमारा मतलब मुझे भी 6 साल हो गए इस बॉडी के साथ, कोई भी यूथ यंग लोग किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ये नहीं कि जस्ट फलां फील्ड के लोग चाहिए, नहीं, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ लीड करें, कहीं कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। मैं जैसे बताया ना, अवैस काज़मी एक आर्टिस्ट है एक, ठीक है, आजकल माशाल्लाह कोक स्टूडियो में होते हैं, आर्टिस्ट है। इसी तरह हमारे पास यंग लीडर्स बिजनेस फोरम्स पे जाते हैं, ठीक है। मैं जब पहली बार गया तो मैं एक्लो की बेसिस पे गया था। इसी तरह बाकी मतलब आपका कोई भी फील्ड है, इफ़ यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स योर सोसाइटी, यू हैव लेट समथिंग, यू हैव द पोटेंशियल, इवन आप स्टूडेंट भी हो और आप में वो पोटेंशियल है, आप कभी बाहर नहीं गए, कोई बात नहीं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू। फ्यूचर टीम आपको वो, और अगेन मेरिट पे, मुझे याद है हमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स की कॉल्स आती हैं, फलां इतने बंदे ले जाओ। I hats off to दानियाल हयात, हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, द वे ही एम्पावर्स अस, मेरिट के बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा भले सगा भाई क्यों ना हो, मेरे भाई अभी तक कोई भी मेरी फैमिली में कभी भी अभी तक नहीं जा सके, ठीक है, भले मैं इंटरव्यूज़ अब ले रहा हूँ। दानियाल हयात के मेरे ख्याल से कोई जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कभी इसको इनकरेज नहीं किया। हमारी जो बाकी पूरी टीम है, हमारे मोर देन 50 मेंबर्स हैं हमारे अब फ्यूचर टीम के, जो बेसिकली अब दे आर प्लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द विकेट नाउ, राइट। बाकी ऑब्वियसली पूरी हमारे जो है फ्यूचर टीम पूरे पाकिस्तान से हाई पोटेंशियल यूथ को आइडेंटिफाई करती है, वो अप्लाई करते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं और फिर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। द पॉइंट इज़ कि आपने सोशल इम्पैक्ट पे कोई ना कोई काम किया और लीडरशिप के अंदर कुछ ना कुछ लीडिंग रोल के अंदर आप हो, और साथ में यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द सोसाइटी, तो आप जाके एटलीस्ट कर सकते हो। और बात ये कि यहाँ पे अगर आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई करो और मेरिट के ऊपर आप जा सकते हो। इफ़ यू हैव पोटेंशियल, देखो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि देखो यार ऑब्वियसली अभी उसकी एज क्या है बच्चे की, तो आप यू कैन नॉट कंपेयर अ 20 years kid विद अ 30 or 32 years गाय जिसने 12 साल में ऑब्वियसली बहुत कुछ अचीव किया होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हम उनको भी चांस दे रहे होते हैं कि नो, अब कभी तो जाएगा ना इंशाल्लाह, अगर पोटेंशियल है तो जाएगा। पाकिस्तान का नाम देखो, अल्टीमेटली क्या है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ठीक है। पाकिस्तान के नाम को वहाँ पे देखो, अगेन वी नीड टू वर्क ऑन आवर इमेज बिल्डिंग, हमारे मुल्क की इमेज। और ये जब ये यूथ मोबिलाइजेशन जिस तरह की होगी, जब ये वहाँ पे जाएंगे, दुनिया से मिलेंगे, उन्हें दिखाएंगे यार दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तानी यूथ, राइट। तो एक इमेज बिल्डिंग है ना,
चलें आकिब भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे गपशप करके बड़ा अच्छा लगा। वाकई में जीके वाली वाइब्स आना शुरू हो गई हैं जिस तरह से मतलब एक साथ ही हमारे सीनियर माशाल्लाह से फातिमा के अंदर, और फिर एक चेंज मेकर है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, और काफ़ी एक्टिव हैं पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने के अंदर। होप सो लोग जो है आपके पॉडकास्ट को सुनकर काफ़ी दे विल टेक द सीक द इंस्पिरेशन और अप्लाई भी करेंगे यूथ फोरम वगैरह के अंदर। व्यूवर्स, thank you so much for watching till the end. If you want to watch more content like this, then please stay connected and khuda hafiz till the next episode.